Types of physical quantity, scalar quantity, a physical quantity that have magnitude only. Okay, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, हम उनको स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं. एनी एग्जांपल ऑफ अ स्केलर क्वांटिटी? एनी एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी? बोलिए, सोचिए. स्पीड. ओके, चलो ठीक है. और डिस्टेंस, चलो ये भी ठीक है. बोलते जाइए, एग्जांपल देते जाइए, मैं लिखते जाता हूँ. वेट. वेट नहीं बोलेंगे, ठीक है. वेट जो होता है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी होता है. मास बोलेंगे, मास बोलेंगे. ओके, वेट क्या होता है? वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स. वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, क्योंकि उसमें ग्रेविटी का भी इन्वॉल्विंग होता है. तब हम लोग जैसे एमजी को वेट बोलते हैं ना, हम लोग एमजी को, तो ग्रेविटी लग रहा है ना इसमें. या टाइम. टाइम इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी. टाइम. Okay, so lots of examples are there. Speed, distance, mass, time, and simple चीजें ध्यान में रखना जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा. और इसको डेफिनेटली ना आप ऑब्जर्व करोगे कि इसको हम किसी ना किसी यूनिट के साथ मेजर कर रहे होंगे. जैसे स्पीड, सर मीटर पर सेकेंड या समथिंग में हम मेजर करते हैं. डिस्टेंस को भी मेजर करते हैं, मास को भी मेजर करते हैं, एंड टाइम को भी मेजर करते हैं. इसके साथ कुछ ना कुछ यूनिट लगा हुआ था. प्रीवियस जो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा था रेशियो का, इन सब में आपने क्या ऑब्जर्व किया कि सर रेशियो वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं. ओके, उसमें सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू होते हैं, उसमें कहीं पर भी आपको यूनिट का यूज नहीं आएगा. नो यूनिट, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होते हैं रेशियो में. जैसे डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ कोई भी यूनिट नहीं. लेकिन स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें यूनिट होते हैं. मैग्नीट्यूड तो होगा लेकिन उसके साथ साथ यूनिट भी होंगे. स्पीड को मेजर करना हो या डिस्टेंस को मेजर करना हो, मास या टाइम को मेजर करना, सबके लिए कुछ ना कुछ यूनिट्स है ना. सिंपल सा ध्यान में रखेंगे कि वो फिजिकल क्वांटिटी मैग्नीट्यूड तो रखता है, लेकिन चलो इसको हम एक और चीज बोलेंगे कि इसमें डायरेक्शन नहीं होना चाहिए. अगर डायरेक्शन हो गया तो सर वो स्केलर क्वांटिटी नहीं कहलाएगा. तो सिंपल सा चीज है, मैग्नीट्यूड होना चाहिए है तो ठीक है, और एल्स हम उसको ऐसे डिफाइन कर लेंगे सर इसमें कोई डायरेक्शन नहीं, देयर इज नो एनी डायरेक्शन इन दिस फिजिकल क्वांटिटी. नाउ देयर आर वेरियस एग्जांपल. ऑलरेडी आप लोगों ने सब कुछ ये सब बता रखा है कि सर टाइम होता है, मास होता है, टेम्परेचर. टेम्परेचर इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी. तो लेंथ, टाइम, वर्क, energy, all these are scalar quantity. Okay, magnitude of physical quantity can be negative. हो सकता है क्या ये सही है या गलत है? magnitude of physical quantity can be negative. yes. Okay, है ना. चलो, now वेक्टर. वेक्टर का डिफिनेशन आप लोग क्या देते हो? वेक्टर का डिफिनेशन क्या देते हो? आप लोग ये बोलते हो ना वेक्टर का डिफिनेशन जिसमें सर मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होंगे. मैग्नीट्यूड होगा एंड डायरेक्शन होंगे, उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं. यही डिफिनेशन बोलते हो आप लोग? यस. तो देखो, ऑलवेज ध्यान में रखना, कुछ चीजों में आपको एक्स्ट्रा समझा रहा हूँ कि जब भी हम वेक्टर का डिफिनेशन दिया करेंगे ना, तो हम यही बोलेंगे कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए. अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, डजंट मैटर उसके पास मैग्नीट्यूड है या नहीं है, डजंट मैटर उसमें डायरेक्शन है या नहीं है, अगर वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता है तो डेफिनेटली वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा. वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगा. मैग्नीट्यूड हो या ना हो, डायरेक्शन हो या ना हो, डजंट मैटर, लेकिन वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए. इन जनरल बेसिक लेवल पे जाए तो वो ऐसा बोला जाता है, अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन and follows vector law of addition and follows vector law of addition. ओके, अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करेगा ना तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही नहीं. तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताइए कि कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है. एग्जांपल बताइए वेक्टर्स के. वेक्टर्स के एग्जांपल बताइए भी. वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और फोर्स, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सभी देते रहो, सोचो और एग्जांपल बताते जाओ भी जल्दी जल्दी.
बस दो ही, वेलोसिटी और फोर्स। डिस्प्लेसमेंट होगा ये नहीं, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट यस। ओके, एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन यस, एक्सीलरेशन इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ओके, नाउ सिंपल सा हम लोग ध्यान में रखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी दैट फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन इज अ वेक्टर। मैंने ये चीज आपको कहा था, मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाला डेफिनेशन ही नहीं दिया। मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा हम उसे वेक्टर बोल देंगे। सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपको ये दे रखा है। नाउ रिप्रेजेंटेशन कि सर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशन फॉर अ वेक्टर। मैं आपको सभी इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि अगर एग्जाम्स में कोई भी रिप्रेजेंटेशन आपको दिखता है तो आप उसको यूज कर पाओ। लेट्स से सर कोई पॉइंट है और कोई एंड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट ए है, एंड पॉइंट बी है। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पॉइंट से लेकर, ध्यान रखना, मैंने स्टार्ट पॉइंट से लेकर एंड पॉइंट की तरफ एक एरो बनाया। स्टार्ट पॉइंट ए लिखा मैंने, एंड पॉइंट बी लिखा मैंने, और ये एरो बना दिया मैंने। इसको हम लोग बोलेंगे ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। ओके, नाम दे दिया ए बी वेक्टर। समटाइम्स आपको ऐसा दिखेगा कि ए बी लिखा हुआ है, ए के नीचे में एक लाइन ऐसा बना दिया ऐसा, तो ये भी एक वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट यूज करते हैं। ओके रोमना, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है लेक्चर, बेसिक्स है और वेक्टर का स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा प्रीवियस वाला लेक्चर सुन लेना, बाकी यहाँ से कोई प्रॉब्लम वैसे होगी नहीं। ओके, एंड इस वेक्टर में देखो कि मैंने क्या किया ना, एक स्मॉल लेटर यूज किया और उसको थोड़ा डार्क यूज कर लिया। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन, इन सब चीजों पे अपने को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर ये क्या हो गया। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से वेक्टर को डिफरेंट डिफरेंट बुक्स में डिनोट करते हैं। तो एग्जाम्स में भी कभी कभी कुछ भी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा, उस चीज को ध्यान में रखो। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गए। ए बी के ऊपर में एरो लगा लो, ए के नीचे में लाइन बना लो, ए को डार्क लेटर में लिख लो। ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। ना वेक्टर के लॉज की मैं बात कर लूं कि जो मैंने बोला कि वेक्टर, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वो वेक्टर कहलाएगा। अब वो कौन कौन से लॉ हैं? वी लर्न थ्री लॉ, ट्रायंगुलर लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और पॉलीगॉन लॉ। इनमें से अगर किसी भी लॉ की मैं बात करूं, ऑल दीज लॉज आर सेम एंड कनेक्टेड विद ईच अदर। ओके, ऑल दिस थ्री लॉज स्टेट द सेम हाइपोथेसिस। वो सबका एक ही स्टेटमेंट है, सब कुछ एक ही चीज को बता रहे हैं, जस्ट करने का तरीका डिफरेंट डिफरेंट है। उन्हीं चीजों को हम लोग समझेंगे। इनमें से किसी एक लॉ को भी अगर सेटिस्फाई करता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, वो ऑलवेज वेक्टर क्वांटिटी होगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सर। सबसे पहले, या आपने ऑलरेडी ये सब एग्जांपल दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड फोर्स आपने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। सो ट्रायंगुलर लॉ की मैं बात करूं, ध्यान से समझना है इन चीजों को, जहां पे प्रॉब्लम हो उस पे डिस्कस कर ले। ये एक पॉइंट है, ओ नाम रखा है, यहाँ पर मैंने एक पॉइंट दिया है, वो पी नाम रखा है। ओ से पी की तरफ मैंने एरो बना रखा है और इस वेक्टर का नाम मैंने वेक्टर ए रखा है। ओके, मैं ओ से स्टार्ट हुआ है, पी तक गया हूँ। फिर मैं पी से स्टार्ट किया हूँ, क्यू तक गया हूँ। पी से स्टार्ट करके क्यू तक गया हूँ। मैंने ये डायरेक्शन सेम रखा, देखो इधर से ऐसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन की तरीके से फॉलो करा, ओरिएंटेशन सेम। ओके, ओरिएंटेशन सेम। लेकिन जब मैं ओ को क्यू से कनेक्ट कर रहा हूँ ना, मैंने डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। क्यों, कैसे बोल रहे हो सर रिवर्स? देखो अगर आप इसको ऐसे जाते ना तो आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखता, लेकिन आप ऐसे जाओगे ना तो आपको क्लॉकवाइज मिलेगा। ये देखो ऐसे क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा और ऐसे क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाएगा। अब आप मुझे बताओ कि कौन कौन से वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर बी है और यहाँ पे वेक्टर आर है। ओके, आप मुझे बताओ कौन कौन से वेक्टर सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, सेम ओरिएंटेशन, नॉट डायरेक्शन, सेम ओरिएंटेशन, ए एंड बी। तो मैंने जितने भी सेम ओरिएंटेशन में है ना, मैं उन सबको ऐड करके एक साथ लिख लिया, ए प्लस बी लिख लिया। इक्वल टू लिखूंगा, जो मुझे इसके रिवर्स के ओरिएंटेशन में दिखेगा मैं उन सारे वेक्टर को लिखूंगा। सर एक ही वेक्टर बच रहा है, वो आर। सो वेक्टर आर, तो वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगी। ओके, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगी। तो सिंपल सा आपने को ये ध्यान में रखना है, इट स्टेट्स दैट टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट अ पॉइंट आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। यहाँ पर देखो टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमें क्या गया कि सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थर्ड साइड टेकन इन ऑपोजिट ऑर्डर। देखो ये दोनों सेम ऑर्डर में लिया है, इन दोनों का एडिशन, हमने इसको रिवर्स ऑर्डर में लिया, उसके इक्वल होता है। बस इतना ध्यान में रखना, ओरिएंटेशन ध्यान में रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। दैट इज ट्रायंगुलर लॉ। अब इसी ट्रायंगुलर लॉ है ना,
हमें पैरेललोग्राम लॉ भी बन जाते हैं। सब 11th 12th वाली चीजें हैं ये। सर ये इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से ए तक गया हूँ, डायरेक्शन ये है, इस वेक्टर का नाम मैंने वेक्टर ए रखा है। फिर मैं यहाँ से स्टार्ट किया, सी तक गया, इस वेक्टर का नाम वेक्टर बी रखा है। ओरिएंटेशन सेम है सर, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। फिर मैंने बोला कि इसके सामने देखो क्या है, क्या इन दोनों का डायरेक्शन, यहाँ पर जो वेक्टर ओ बी बन रहा है और जो वेक्टर ए सी बन रहा है, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? क्या दोनों की लेंथ सेम है? क्या दोनों की लेंथ सेम है? देखना, यस। उसी तरीके से जो वेक्टर BC बन रहा है और जो वेक्टर OA बन रहा है, क्या दोनों सेम है? क्या दोनों सेम है ना? मैग्नीट्यूड भी सेम है सर, डायरेक्शन भी सेम है सर, इसका भी डायरेक्शन सेम है। तो हमें पैरेललोग्राम लॉ क्या बताता है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है, लेट्स से दिस इज अ पैरेललोग्राम, ओके, तो मैं इस पैरेललोग्राम का कोई एक एंड पकड़ लेता हूँ। इस साइड अगर कोई वेक्टर ए है और इस साइड कोई वेक्टर बी है, तो इसका कोई ना कोई डायगोनल तो होगा जो यहाँ से निकल रहा हो। इस डायगोनल वाले वेक्टर की मैं बात करूं तो लेट्स से ये वेक्टर आर है, तो वेक्टर आर की जो वैल्यू होगी वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के इक्वल होगी। सर ऐसा क्यों होता है? देखो, अगर ये वाली वेक्टर बी है, अगर ये वाली वेक्टर बी है, तो पैरेललोग्राम होने के कारण ये वाली वेक्टर भी क्या होगी? वेक्टर बी होगी, है ना? वेक्टर बी होगी ये वाली। अब देखो ट्रायंगुलर लॉ आप इस वाले में लगा लो, इस वाले में आप ट्रायंगुलर लॉ लगा, तो आपको सेम रिजल्ट देगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रायंगुलर लॉ से ही पैरेललोग्राम लॉ को भी हम सॉल्व कर पा रहे हैं। तो दोनों ही सेम ही है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हाइपोथेसिस सेम होता है, अपने को ज्यादा उसमें कोई भी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इन दोनों के बीच से एक डायगोनल निकला, उस डायगोनल की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट। क्लियर हुआ सबको? 11th 12th वाली चीजें भी ना। पहले पॉलीगॉन लॉ, सेम हाइपोथेसिस यहाँ पर भी वर्क करेगा, सेम हाइपोथेसिस यहाँ पे भी वर्क करेगा। पॉलीगॉन मतलब सर उसमें नंबर ऑफ साइड्स जो हो सकते हैं वो पॉलीगॉन पे डिपेंड करेगा। अगर वो हेक्सागोन है तो 6 होंगे, पेंटागोन है तो 5 होंगे, उसी तरीके से होगा। जस्ट आप इसको ऑब्जर्व करो सर, जब हम O पॉइंट से K पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो ये डायरेक्शन फॉलो कर रहे हैं और इस वेक्टर का नाम A रखा है। जब मैं K पॉइंट से L पॉइंट की तरफ जा रहा हूँ तो मैं देखो सेम ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा हूँ और इसका नाम वेक्टर B रखा है। तो ये वाला जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा? A प्लस बी। ये वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? A प्लस बी। उसी तरीके से L पॉइंट से स्टार्ट किया, मैं M तक गया, डायरेक्शन देखो सेम ओरिएंटेशन, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ। इसका ओरिएंटेशन डिफरेंट था लेकिन यहाँ से यहाँ गए तो ये सेम ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है। अब देखो कि इस वाले ट्रायंगल में देखना, इस वाले ट्रायंगल, है ना? अगर इस वाले ट्रायंगल की मैं बात करूं तो सर ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, ये दोनों सेम ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है, सेम ओरिएंटेशन को फॉलो कर रहा है। इट मींस थर्ड वाला जो वेक्टर होगा वो A प्लस बी यहाँ से और C यहाँ से, A प्लस बी प्लस C बन जाएगा। फिर मैंने यहाँ से ओरिएंटेशन लिया D वेक्टर के लिए, मैंने बोला इस वाले ट्रायंगल में देखो, यहाँ से ये और यहाँ से ये सर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्लॉकवाइज ले लो, ये क्लॉकवाइज ले लो, यहाँ पर रिजल्टेंट क्या मिल जाएंगे? A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो अपने को कुछ ऐसा सोचना है कि जितने भी वेक्टर्स हैं आपको एंटी क्लॉकवाइज वाले में, आप सबसे पहले उसको लिख लो, जितने भी एंटी क्लॉकवाइज वाले ओरिएंटेशन के साथ है सर, 1 2 3 4, उन सबको मैंने एक साथ लिख लिया। वेक्टर A प्लस वेक्टर B प्लस वेक्टर C प्लस वेक्टर D, इन सबको मैंने एक साथ लिख लिया। अलग डायरेक्शन में कौन सा दिख रहा है सर? अलग डायरेक्शन में R दिख रहा है, मैंने बोल दिया कि R इसके इक्वल होगा। क्लियर हुआ सबको? सेम कॉन्सेप्ट तीनों में यूज हुआ है मेरे भाई। यस। नाउ अब मेरा यहाँ पे कंसर्न है, एक छोटा सा क्वेश्चन से आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, व्हाई जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो सबसे पहले उनका क्वेश्चन ये रहेगा, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर? जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? सर जीरो वेक्टर नाम से ही पता चल रहा है मैग्नीट्यूड जीरो होता है। व्हाट इज द डायरेक्शन? डायरेक्शन क्या होता है जीरो वेक्टर का? जीरो वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ जीरो वेक्टर? इनफाइनाइट नहीं, हम लोग बोलते हैं अनडिफाइंड। इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, उन चीजों को हम एक्सप्लेन करेंगे यहाँ। ओके, सो लेट्स से सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है,
यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, ओके, इस पॉइंट है, ये वेक्टर नहीं है, ये पॉइंट है ए। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर लिया, ओरिजिन से कनेक्ट कर लिया। तो ओरिजिन से इस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे एक डायरेक्शन की जरूरत होगी। तो मैंने क्या किया कि इसका वेक्टर बनाने के लिए मैं कुछ कॉन्सेप्ट का यूज कर रहा हूँ कि लेट से इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो x, y कोऑर्डिनेट है। तो ये वाली जो लेंथ होगी सर, ये वाली लेंथ y होगी, और यहाँ से इस पॉइंट तक का जो लेंथ होगा वो लेंथ x होगा। तो इस वेक्टर को हम वैसे तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं OA की तरह, लेकिन अगर हम इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिखेंगे ना, तो OA वेक्टर जो बनेगा वो xi प्लस वाई जे, ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के लॉन्ग, जो हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। मैं जस्ट इतना बताना चाह रहा हूँ कि सर हम किसी भी पॉइंट का डायरेक्शन ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या किसी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जीरो वेक्टर मैं अगर इसी पॉइंट से स्टार्ट करूं और इसी पॉइंट पे फिनिश भी कर जाऊं, तो क्या आप कोई डायरेक्शन बता पाओगे कि किधर गए थे? मैं इसी पॉइंट से स्टार्ट करूं और इसी पॉइंट पे फिनिश भी कर जाऊं, डजंट मैटर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट कि मुझे ओरिजिन से ही स्टार्ट करना, मैं बोला कि मैं यहीं से स्टार्ट किया और मैं यहीं पे फिनिश कर रहा, मेरा किस डायरेक्शन में मूवमेंट हुआ? सर कोई मूवमेंट ही नहीं है, आप बोल रहे हैं यहीं से स्टार्ट किया यहीं पे फिनिश किया, इट मीन डायरेक्शन क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा वैसे केस। तब सर जब मैग्नीट्यूड नहीं है, डायरेक्शन अनडिफाइंड है, देन व्हाई वी आर सेइंग दैट दिस इज अ वेक्टर? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये डेफिनेशन देते हैं ना कि सर जीरो डिस्प्लेसमेंट। ओके ठीक है, चलो एक और हम लोग बोलते हैं, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन। आप मुझे बताइए कि ये वेक्टर ए है, अगर मैं कुछ इसमें ऐड करूं और वापस मुझे कोई वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाए, वापस मुझे कोई वेक्टर क्वांटिटी ही मिल जाए, तो जो क्वांटिटी आप इसमें ऐड करोगे आप उसको क्या बोलोगे? हम लोग क्या करते हैं, सिमिलर क्वांटिटी को ही ऐड करते हैं ना, हम लोग किसको ऐड करते हैं ऑलवेज? सिमिलर क्वांटिटी को। आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना कि सर वेलोसिटी है और वेलोसिटी में आप एक्सीलरेशन ऐड कर दो, आप ऐसे काम तो नहीं कर सकते ना। आप सिमिलर क्वांटिटी को ऐड करो, आप ऐसे तो नहीं करोगे कि सर कहीं पे वेलोसिटी आ रहा है और वेलोसिटी में आप मास को ऐड कर दो, आप ऐसे काम तो कर नहीं सकते। तो सिमिलर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है। तो अगर मैं इसमें जीरो वेक्टर को ऐड कर दूं तो आपको क्या मिलेगा? सर सेम क्वांटिटी मिलेगा, वेक्टर में मिलेगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो ये भी क्या हो गया सर? वेक्टर ही हो गया। और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है, ये एडिशन है ना वेक्टर का, तो ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। एज जीरो वेक्टर इज फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, दैट्स व्हाई जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वैसा कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। ओके ना, इसके बारे में ठीक है। टेंसर, सर टेंसर वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। अब देख लो यहाँ पर, सर मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है वो वेक्टर? क्योंकि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करता है। उसका नाम क्या दे रखे हैं हम लोग? टेंसर। A physical quantity that have magnitude, that have direction, but does not follow vector law of addition. That's why we say it as a tensor. Can you give me some example of tensor? कुछ मन में सोचो जो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हो एंड सर उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते हो लेकिन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो। स्ट्रेस, ओके, स्ट्रेस कैसे बोलोगे भाई? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, तो एक स्ट्रेस मिला है, एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिला है, और कोई स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया। टाइम, टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। टेंशन, 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 टेंशन तो फोर्स होते हैं ना, टेंशन इज अ फोर्स। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन I'm not aware about this, but I think surface tension is also a force, no? Surface tension force नहीं होता क्या? इलेक्ट्रिक करंट जानते हो? इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, ये एक वायर है, ओके, इसमें 5 एम्पियर का करंट जा रहा है।
ओके, यहाँ पर एक वायर है, यहाँ से 3 एम्पियर का करंट जा रहा है, आपको ये वाली वायर में कितना करंट मिलेगा? सर 8 एम्पियर का करंट मिलेगा। वेरी गुड। अच्छा, मैं कुछ चीजें चेंजिंग करता हूँ इसमें। मैं बोलता हूँ ना कि इस वायर को यहाँ पे ना रखकर मैं 90 डिग्री के एंगल पे रख दूं, यहाँ पे 3 एम्पियर रख दूं, क्या अब कुछ इसमें चेंज आएगा? आपको ये चेंज में आएगा? सर कोई चेंज नहीं आएगा। हम डायरेक्शन एक तरीके से चेंज कर रहे हैं, लेकिन सर इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज नॉट फॉलोइंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। मैग्नीट्यूड है, सम डायरेक्शन भी है। अगर मैं यहाँ पर वायर रख दूं तो करंट सर यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, डाउन से अप की तरफ जा रहा है, यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करते, क्योंकि अगर मैं इसको किसी भी एंगल पे शिफ्ट करूं, ये ऑलवेज सेम ही और सेम ही वैल्यू दे रहा है। Okay, so these are the example of tensor. Yeah. So यहाँ पर मैंने कुछ डायग्राम भी बना रखे हैं, वैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ये चीज कि इसके ओरिएंटेशन से वैल्यू चेंज नहीं करता है, जिसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है वो एक टेंसर क्वांटिटी होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मैंने नाम दिया, दैट्स ऑल। ओके, नाउ अब यहाँ से आ जाता है कि सर वेक्टर्स के लिए और डायरेक्शन के लिए हम डिनोट कैसे करते हैं, क्या क्या चीजें हैं, वो सिंपल सा फंडामेंटल है, उसको थोड़ा ध्यान में रख लेना। हम लोग जो वेक्टर अभी पढ़ रहे हैं वो 3 डायमेंशनल स्पेस में पढ़ रहे हैं, तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। देयर आर सेवरल रिप्रेजेंटेशन टू रिप्रेजेंट द वेक्टर। फर्स्ट वन, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा, इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ओरिजिन बोलेंगे। एक्स एक्सिस के अलोंग लिए गए वेक्टर को हम आई से डिनोट करेंगे, वाई एक्सिस के अलोंग जे से, एंड जेड एक्सिस के अलोंग के से। ओके, सम टाइम इसकी जगह पे आपको ऐसा लिखा रहेगा, आई के ऊपर में एक कैप का सिंबल होगा, उसी तरीके से जे के ऊपर कैप का सिंबल होगा और के ऊपर कैप का सिंबल होगा। सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि एक्स के ऊपर कैप लगा हो, इट मींस एक्स के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। ऐसे ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिलेंगे, तो कभी भी डरना नहीं कि सर ये सब चीजें क्या आ गई, एक्स कैप क्या आ गया, सब उसी तरीके से समटाइम्स किसी बुक में या किसी क्वेश्चन में ए एक्स लिखा हुआ रहेगा, उसके ऊपर कैप लगा रहेगा। ऑल दीज आर सेम क्वांटिटी, ए वाई बोल लीजिए या वाई बोल लीजिए या जे कैप बोल लीजिए या जे, ऑल दीज आर सेम वन। ओके, एज ये कैप क्या बताएगा, कोई मुझे बताना चाहते हैं ये कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? एनीवन? लैपटॉप का चार्जर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन एक्स। ओके, वेरी गुड। सिंपल सा चीज अपने को इतना ध्यान में रखना है कि कैप का जो सिंबल होता है वो यूनिट मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लेट सपोज कोई वेक्टर है ए, ओके, इसका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, और वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसके ऊपर में कैप लगा देते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वेक्टर ऐसे दिए गए ना, ऑल दीज वेक्टर्स आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये सब जो वेक्टर्स हैं वो एक्स वाई जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर्स हैं। ओके, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होगा, इन सब का मैग्नीट्यूड 1 होगा। सिंपल सा ऐसा हमको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात कर लीजिए। जैसे फर्स्ट वेक्टर में यहाँ पर दे रहा हूँ कांस्टेंट वेक्टर। सर कांस्टेंट वेक्टर कौन से होंगे? अगर मैं किसी वेक्टर को कुछ ऐसा लिखूं, देखो आई के अलोंग ए लिखा है, जे के अलोंग बी लिखा है एंड के अलोंग सी लिखा है। अगर इन सब की वैल्यू फिक्स है, ए बी सी, इन सब की वैल्यू फिक्स है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लिख रहा हूँ 2i + 3j - 4k। सर सारे नंबर क्या है? कांस्टेंट है। ऐसे वेक्टर को हम लोग कांस्टेंट वेक्टर बोला करें। दिस इज अ कांस्टेंट वेक्टर।
ध्यान में रहेगा, कांस्टेंट का मतलब सारे नंबर कांस्टेंट होने चाहिए तो वो कांस्टेंट वेक्टर बनाएंगे। या अगर नंबर्स कांस्टेंट नहीं है, इट मीन सर आप वहां पे कुछ ना कुछ वेरी कर सकते हो, तो वो कांस्टेंट नहीं कहलाएगा। जैसे फंक्शन होता है ना, फंक्शन में हम कुछ इनपुट करें और सेम टू सेम सर निकल कर आए, तो वैसे वाले केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि कांस्टेंट फंक्शन होता है। सेम वेक्टर में मैं कुछ भी इनपुट नहीं कर सकता, देखो ऑल टर्म्स आर फिक्स। लेकिन वही मैं ऐसा कुछ लिख दूं, वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई माइनस वाई जे। अगर मैं एक्स एंड वाई की वैल्यू को चेंज करूंगा तो देखो वेक्टर मुझे ए जो है ना डिफरेंट डिफरेंट मिलते चले जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट मिलते जाएंगे, तो ये जो वेक्टर बनेगा ना वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं कहलाएगा। ओके, दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट का मतलब सर उसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाएंगे। नो, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। सिंपल सा ध्यान में रखना, मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फार्मूला वाला फार्मूला है। ए कोई वेक्टर है, लेट से ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, देन उसका मैग्नीट्यूड जो होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा। कैसे निकालते हैं वो मैं समझा रहा हूँ। ये है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इस कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट है, लेट से पी, इसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। इस पॉइंट को मैंने ओरिजिन से मिला लिया। ओरिजिन से मिलाने के बाद एक डायरेक्शन दिया मैंने और इस वेक्टर का नाम मैंने रख लिया वेक्टर ए। तो मुझे जो वेक्टर ए मिलेगा उसको मैं बोलूंगा एक्स आई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कितने चिन्ह, इसका कोऑर्डिनेट क्या है सर 0 0 0 है। फाइनल क्या मिला एक्स वाई जेड, सो एक्स माइनस 0 सर एक्स, एक्स में चेंजिंग एक्स आई डिनोट करेगा। वाई के लिए सर वाई आई जे, एंड जेड के लिए सर जेड के, है ना। तो ये वेक्टर मुझे मिला। अब मुझे इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड को ऐसे डिटरमिनेंट वाले सिंबल से डिनोट करते हैं या फिर वो एरो हटाकर डिनोट करते हैं। तो मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैं डिस्टेंस फार्मूला का यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि इस ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कहलाएगा, वही डिस्टेंस मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो मैग्नीट्यूड डिस्टेंस फार्मूला से निकाल लो, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट विल गिव द मैग्नीट्यूड। और ऐसे क्वेश्चंस गेट के एग्जामिनेशन में शायद ही कभी पूछे जाएंगे कि कोई वेक्टर दे दिया और उससे आपको मैग्नीट्यूड पूछ दे, ठीक है, लेकिन हमें फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड क्या होता है। नाउ पोजीशन वेक्टर, आगे का पूरा टॉपिक में आप मोस्ट ऑफ दी जगह पे वेक्टर डिफरेंशिएशन हो या वेक्टर इंटीग्रेशन हो, खासतौर पे वेक्टर इंटीग्रेशन में हम इसी वेक्टर पे घूम फिर कर आ रहे होंगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा पोजीशन वेक्टर को डिनोट करने के लिए आर के ऊपर एरो लगाकर यूज करते हैं। दूसरी चीज कि सर पोजीशन वेक्टर किसी भी पार्टिकल का पोजीशन बताता है और पोजीशन के लिए हम लोग एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का यूज करते हैं। तो हम पोजीशन वेक्टर को सिंपली लिखा करेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। जैसे ही वो पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करेगा एक्स वाई जेड की वैल्यू चेंज करेगी। ओके, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम एरो हटाकर डिनोट कर रहे हैं ओनली आर से। मैग्नीट्यूड अभी प्रीवियस में पढ़ा था, मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे सर, मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट डिस्टेंस फार्मूला सेम, इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। कुछ चीजें मैं यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको नोट डाउन करना। अगर मैं इस आर का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करूं तो ये कितना आएगा, व्हाट विल बी द वैल्यू। आपको पता है रूट x का अगर मैं x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करता हूं तो क्या आता है ये सर 1/2 रूट x, 1/2 रूट x आता है। रूट x का x के रिस्पेक्ट में करोगे तो 1/2 रूट x आएगा ना, है ना। तो मैंने r का x के रिस्पेक्ट में बोला, तो सबसे पहले आप इसको डिफरेंशिएशन कीजिएगा अंदर वाले के टर्म के रिस्पेक्ट में। तो अंदर वाले टर्म के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ अंदर वाला टर्म, अंदर वाला टर्म आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके, इनटू अंदर वाले टर्म्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कर। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है कि उस वेरिएबल के अलावा जितने भी वेरिएबल होंगे उन सबको मुझे कांस्टेंट ट्रीट करना है। तो मैंने अंदर वाले टर्म्स में ये पूरे टर्म्स हैं, पहले एक्स स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन सर 2x प्लस वाई स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट 0, जेड स्क्वायर का एक्स के रिस्पेक्ट 0, तो ये आ गई क्वांटिटी।
इसी को थोड़ा एडजस्ट कर लिया तो ये बन गया 2x अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। न्यूमरेटर में क्या बचा सर? न्यूमरेटर में x बच रहा है। डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है सर? डिनोमिनेटर में जो स्क्वायर रूट है उसी का नाम तो r है, तो यहाँ पर मैंने r लिख लिया। अब हमारा ऑब्जर्वेशन क्या है कि डेल r अपॉन डेल x की जो वैल्यू आ रही है वो x अपॉन r के इक्वल आ रही है। डेल r अपॉन डेल x की वैल्यू x अपॉन r के इक्वल, ये हमारा ऑब्जर्वेशन। तो सिंपल सेम ऑब्जर्वेशन से विदाउट एनी कैलकुलेशन आप बता सकते हो डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी होगी। डेल r अपॉन डेल y की वैल्यू कितनी होगी? y अपॉन r। वेरी गुड, ये हो गया भाई। अच्छा चलो, तो डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू कितनी होगी? डेल r अपॉन डेल z की वैल्यू कितनी होगी? अरे ये z अपॉन r होगी। आगे चलकर मैं कुछ डिराइवेशन करूंगा और वहां पर मैं आपसे इस डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछूंगा, तो आप डायरेक्टली आंसर देना x अपॉन r, y अपॉन r, z अपॉन r। ओके, मैं वहां पर ये डेरिवेटिव करके नहीं बताऊंगा फिर ना। एक वेक्टर जो मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ, जीरो वेक्टर। सर जीरो वेक्टर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। डायरेक्शन क्या होता है सर? डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, इसका डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता है। ओके, मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन अनडिफाइंड। इसी जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी बोला करते हैं, नल वेक्टर। ओके, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग ऐसा सिंबल यूज करते हैं, जीरो के ऊपर में ऐसे सिंबल लगा लो या डार्क लेटर से जीरो डिनोट कर लो। ऑल दीज आर रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो वेक्टर। ओके, कैसे मिल सकता है सर? देखो सिंपल सा चीज है, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस। लेट से मैं पॉइंट पी से स्टार्ट हो रहा हूँ और पी पे ही फिनिश हो रहा हूँ। हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है सर? पी। फाइनल पॉइंट क्या है? पी। इसके ऊपर में वेक्टर लगा ली। दिस इज व्हाट सर? दिस इज जीरो वेक्टर। दिस इज जीरो वेक्टर। इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा सर? जीरो वेक्टर बन जाएगा। ओके, इसके साथ ही मैं कुछ चीजें यहाँ पर और भी बताना चाहता हूँ जीरो वेक्टर नल वेक्टर के अलावा। ट्रायंगुलर लॉ का मैं यहाँ पे यूज करूंगा और कभी भी जरूरत पड़ेगा तो आप ऐसे कैलकुलेशन यूज में ला सकते हो। लेट से मैं यहाँ पर दो पॉइंट ले रहा हूँ, एक पॉइंट का नाम ए है और एक पॉइंट का नाम बी है। मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूँ, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ। डायरेक्शन देख लो, मैंने एरो का दे दिया, ये डायरेक्शन बता रहा है कि हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो वेक्टर बनेगा उसको क्या लिखेंगे? ए बी लिखेंगे या बी ए लिखेंगे? क्या लिखेंगे इसको? दैट वेक्टर विल बी ए बी वेक्टर। ओके, ए बी वेक्टर बनेगा। ओके, अब मैं इस ए बी वेक्टर के जो पॉइंट ए है इसको मैं ओरिजिन से कनेक्ट कर रहा हूँ। इसको मैंने ओरिजिन से कनेक्ट कर लिया, ओरिजिन से ओ को कनेक्ट कर लिया, ओ से मैं ओरिजिन की तरफ जा रहा हूँ, मैंने डायरेक्शन डिफाइन कर दिया। मैं ओ से बी की तरफ जा रहा हूँ, ओ से बी की तरफ जा रहा हूँ, मैंने इसका भी डायरेक्शन डिफाइन कर लिया। ये जो बन गया वो वेक्टर का लाएगा ओ ए, क्योंकि स्टार्ट ओ से किया है, फिनिश ए पे किया है। ये जो वेक्टर बनेगा वो कहलाएगा वेक्टर ओ बी, क्योंकि स्टार्ट ओ से किया है, फिनिश बी पे किया, वो वेक्टर ओ बी बन गया। अब इस ट्राइंगल में जो ओ ए बी ट्राइंगल दिख रहा है, इस ट्राइंगल में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा लो, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन लगा लो, और लगाने के बाद आप मुझे रिजल्ट बताओ किन दो वेक्टर का सम किस थर्ड वाले वेक्टर के इक्वल होगा। वो रिजल्ट बताइए क्या होगा। डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट दिया था, उसको देख लो अभी, ओरिएंटेशन वाला। ओके, सिंपल है सर, ये डायरेक्शन सेम है, सो हम लोग बोलेंगे ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी। ओके, तो ए बी की वैल्यू क्या है सर? ए बी की वैल्यू निकल कर आ गई ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी माइनस ओ ए। तो आगे से सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है ना, सिर्फ क्या ध्यान में रखना है कि दिए हुए वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या है, दिए हुए वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या है। सर फाइनल पॉइंट इज बी, इनिशियल पॉइंट इज ए, सो फाइनल माइनस इनिशियल। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट रख लो, मैं इवन ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए बी इज इक्वल टू पी बी माइनस पी ए। जैसे मैंने यहाँ पर ओरिजिन कंसीडर किया, आप यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसीडर कर लो, P से A की तरफ जाओ, P से B की तरफ जाओ। आपको सेम मैं यहाँ पर P लिख देता हूँ, इस पॉइंट का नाम P रख लेता हूँ, तो सर मुझे ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। तो सिंपली इन जनरल हम ये वाला यूज करते हैं, एल्स आप O की जगह कोई भी
यूज कर लो कि सेम होगा। सिर्फ ध्यान में रखना है मुझे फाइनल माइनस इनिशियल करना है। मैं ए से स्टार्ट हुआ, बी पे गया, बी फाइनल है, ए इनिशियल, सो फाइनल माइनस इनिशियल, मुझे ऐसा सोचना है। या जीरो वेक्टर के एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे रख रखे हैं, वैसे ऑलरेडी मैंने कुछ चीजें वो बता रखा है। वेलोसिटी ऑफ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, सर जब कोई ऑब्जेक्ट ही स्टेशनरी है मतलब वो ऑब्जेक्ट कहीं पे रुका हुआ है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है किसी पॉइंट पे तो आप उसका मूवमेंट बोलोगे ही नहीं, है ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी सर, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है ना, स्टेशनरी मतलब वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, स्टेशनरी है, स्टेशनरी है मतलब उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो होगा। एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर मैं किसी पार्टिकल का मूवमेंट देख रहा हूं पर यूनिट टाइम पे, उसका मूवमेंट जो है सेम है, सेम स्पीड से वो जा रहा है या सेम वेलोसिटी से जा रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड है उसका, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम? सर आपने यूनिफॉर्म बोल ही दिया तो वो पर यूनिट टाइम चेंज कैसे करेगा? इट मींस एक्सीलरेशन क्या होता है सर, एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आप v को यूनिफॉर्म बोल रहे हो, v को क्या बोल रहे हो, यूनिफॉर्म बोल रहे हो, तो एक्सीलरेशन इस केस में क्या हो जाएगा सर, अगर यूनिफॉर्म है तो एक्सीलरेशन जीरो वेक्टर हो जाएगा, है ना। So acceleration of an object moving with uniform velocity represent a zero vector. Okay. Now let's say यहाँ पर एक पुली, पुली वगैरह ये सब आप लोग पढ़ते हो ना सिविल में, पुली वगैरह, है ना। इसके ऊपर स्ट्रिंग लगा हुआ है, यहाँ से वो स्ट्रिंग से एक ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, फिर वो यहाँ पर कुछ वेट लगा हुआ है, यहाँ से एक मैंने फोर्स दिया F, यहाँ से मैंने एक वेट के कारण फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ। इस स्ट्रिंग में ऊपर सेम फोर्स लगेगा, इस स्ट्रिंग में ऊपर सेम फोर्स लगेगा, हम लोग बोलते हैं उसको टी। सो हम लोग क्या बोलते हैं कि वेक्टर टी जो है एंड वेक्टर एफ जो है दोनों सेम है, इक्वल है, ऐसा बोलते हैं? नहीं, हम लोग क्या बोलते हैं, टी इज इक्वल टू एफ बोलते हैं। हम लोग क्या बोलते हैं, टी इज इक्वल टू एफ, कि मैग्नीट्यूड वाइज ये जो जा रहा है वो मैग्नीट्यूड वाइज इसके इक्वल है। ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्यों? क्योंकि सर वेक्टर के कॉन्सेप्ट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट रखते हैं, डायरेक्शन इंपॉर्टेंस रखेंगे। सो अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम है और डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन कैसा है, डायरेक्शंस आर अपोजिट, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ऐसे वाले केस में हम लोग क्या करेंगे सर, उन दोनों वेक्टर को अगर आप ऐड कर लेते हो तो वो क्या देगा सर, जीरो दे देगा। सो कोई रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर, इक्वल मैग्नीट्यूड में इक्वल है लेकिन डायरेक्शन कैसा है, एक दूसरे के अपोजिट है, और वैसे वेक्टर को अगर मैं ऐड कर लूं तो सर ऐड करने के बाद वो रिजल्ट क्या देगा, जीरो देगा। देखो एक वेक्टर है ए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैंने मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन डायरेक्शन रिवर्स होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए, डायरेक्शन रिवर्स कर लिया, निगेटिव लगा। अब इन दोनों वेक्टर को मैं ऐड कर रहा हूँ, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर का एडिशन, रिजल्टेंट मतलब वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन। ओके, तो दोनों वेक्टर को मैंने ऐड कर लिया, अब क्या मिलेगा सर, एक प्लस में एक माइनस में सेम वेक्टर, जीरो वेक्टर मुझे मिल गया। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोल रहे हैं। नाउ यूनिट वेक्टर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, कि कोई भी वेक्टर मुझे दिया गया है ना, कोई भी वेक्टर मुझे दिया गया है, अगर उसका मैग्नीट्यूड 1 है तो वो एक यूनिट वेक्टर है। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है तो मैं उसके मैग्नीट्यूड को 1 बनाऊंगा। कैसे बना सकता हूँ, सो मैं एक एग्जांपल के तरीके से समझा रहा हूँ। ये एक वेक्टर है a, that is 3i plus 4j. Can you just let me know what is the magnitude of this vector? कैलकुलेट कर लो, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। What is the magnitude? बहुत ही सिंपल एग्जांपल दे दिया मैंने इसलिए तुरंत आंसर आ गया सर, मैग्नीट्यूड इज 5। मैं बोलूंगा कि इस वेक्टर का, ये जो वेक्टर है, पहली चीज ये जो वेक्टर है, दिस इज यूनिट वेक्टर और नॉट। पहले ये बताइए क्या ये यूनिट वेक्टर है? नहीं सर, मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सो दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसका मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, इसका यूनिट वेक्टर मतलब इसके मैग्नीट्यूड 1 बनाना है। अभी कितने मैग्नीट्यूड है, 5। अगर मैं इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूं तो सर जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड होगा वो 1 हो जाएगा। सेम चीजें मैंने किया, ये वेक्टर ए है, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये बन जाएगा मुझे 3/5i plus 4/5j।
ये जो वेक्टर मुझे मिल रहा है दैट इज अ यूनिट वेक्टर। आप इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ए कैप जो मुझे वेक्टर मिल रहा है उस ए कैप वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो मैंने स्क्वायर रूट लिखा, आई का कंपोनेंट 3/5 होल स्क्वायर, जे का कंपोनेंट 4/5 होल स्क्वायर। सो ये आपको दिखेगा 9/25 एंड दिस वन इज 16/25। सॉल्व करोगे 1 आ जाएगा। तो सर मैग्नीट्यूड 1 है इसलिए हम इसको यूनिट वेक्टर। तो ये डिफिनेशन हो गया कि किसी भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के लिए हम लोग देख रहे थे कि वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं। तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई वेक्टर, वाई एक्सिस के अलोंग जे वेक्टर एंड जेड एक्सिस के अलोंग के वेक्टर लेते हैं। डिफरेंट डिफरेंट आपको रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बताया कि और दूसरे दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दिस वेक्टर जो हम कंसिडर कर रहे हैं ये सबके सब यूनिट वेक्टर्स, ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर। चाहे ये एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर, ये वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर और ये जेड एक्सिस के अलोंग। अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो ये 1 आएगा। उसी तरीके से अगर ये यूनिट वेक्टर है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है और के भी यूनिट वेक्टर है इसलिए इसका भी मैग्नीट्यूड क्या है 1। ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है कि ये जो वेक्टर आई हैं, जे हैं एंड के हैं, इनके बीच में एंगल्स कितने बन रहे हैं? आई और जे जो वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल्स कितने बन रहे हैं? सर एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में कितने एंगल होते हैं? 90 डिग्री। सो ऑल दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इन चीजों का भी हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी हम लोग वेक्टर पढ़ रहे हैं आई जे के टर्म्स में, ऑल दीज वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नाउ इक्वल वेक्टर, हम लोग बात कर रहे हैं इक्वल वेक्टर की। ओके, सो लेट्स से कहीं पर मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, कहीं पे मैं कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो फोर्स लगाया है सेम फोर्स मैंने यहाँ पर लगाया, सेम फोर्स मैंने यहाँ पे लगाया। जब सेम फोर्स लगा रहे हैं दोनों का डायरेक्शन भी सेम है क्या? आपने मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम फोर्स बोल दिया, क्या दोनों का डायरेक्शन भी सेम है क्या? यस, अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो हम उस वेक्टर को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे। इक्वल वेक्टर में इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनते हैं सर? लेट से एक वेक्टर दे दिया मुझे ए, एक्स स्क्वायर -1 आई प्लस वाई जे। एक वेक्टर दे दिया मुझे बी एंड बी के बारे में बताया 3i प्लस 2j। मुझसे बोला इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी देन x प्लस वाई इक्वल्स, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी? कैलकुलेट करके बता दो जरा कैसे कैलकुलेट करते हो, क्या आंसर आ रहा है? 2 and 3 आ रहा है। सो मल्टीपल एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ। ओके, सबसे पहले हम लोग बात कर लें कि x इक्वल है तो उनके कंपोनेंट वाइज इक्वलिटी हम लोग देखेंगे, मैग्नीट्यूड नहीं, कंपोनेंट वाइज। इसके i के साथ मल्टीपल में है एक्स स्क्वायर -1, तो मैं बोलूंगा एक्स स्क्वायर -1 जो होगा वो इक्वल होगा। इसके i के कंपोनेंट कितने हैं? 3, तो 3 के इक्वल होगा। तो मैं बोलूंगा कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू कितनी? सर x की दो वैल्यू है 2 एंड -2। y की वैल्यू क्या है? सर y की वैल्यू 2 बन जाएगा। y की वैल्यू कितनी है? 2 बन जाएगा। अब मुझसे पूछा है x प्लस वाई की वैल्यू बताओ, x प्लस वाई की वैल्यू बताओ। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? सर 2 + 2। एक ऑप्शन दिया हुआ था जैसे ऐसे दिया हुआ है 1 4 0 3, ऐसे ऑप्शन दिए हुए, तो कौन कौन से सही है सर? x प्लस वाई की वैल्यू x 2 y 2, 2 + 2 4, 4 सही हो सकता है। x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 2, दोनों को एडिशन करेंगे सर 0 हो सकता है। एमएसक्यू क्वेश्चन बन गया ये, है ना? सिंपल सा कैलकुलेशन है लेकिन मिस्टेक करोगे तो प्रॉब्लम होगी, है ना? इक्वल वेक्टर है, सिंपल से डेफिनेशन पे पूछ दिया, इफ द वेक्टर a एंड b आर इक्वल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। दो आंसर्स आ रहे हैं और सॉल्व करने के बाद वो हमें पता चल रहा है कि दोनों आंसर्स आर करेक्ट। नाउ कोलिनियर वेक्टर, कोइनिशियल नॉट कोलिनियर, कोइनिशियल, कोई भी वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होता है उन सभी वेक्टर को हम कोइनिशियल वेक्टर बोलेंगे। हम लोग ट्रेपेजॉइडल मेथड पढ़ रहे थे, है ना?
जोड़ेंगे करता हूँ। ये ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ा रहे थे। ट्रायंगुलर लॉ ऑफ एडिशन में क्या देखा, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं। अगर मैं इस वेक्टर की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो दोनों एक पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। देखो मैं नाम रख देता हूँ यहाँ पर, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर सी। विच वेक्टर्स आर को इनिशियल, कौन कौन से वेक्टर को इनिशियल हैं, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने वाले। सर वेक्टर ए एंड वेक्टर सी, दीज आर को इनिशियल। क्या मैं बी एंड सी को को इनिशियल बोल सकता हूँ? क्या मैं बी एंड सी को को इनिशियल बोल सकता हूँ? नहीं, बी एंड सी आर नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। सी सर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दीज आर नॉट को इनिशियल। यहाँ पर देखो बहुत सारे डायग्राम मैंने बना रखे हैं, सारे के सारे वेक्टर, सारे के सारे वेक्टर इसी पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। सो ऑल दीज वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर। वैसा वेक्टर जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहा होगा वो को इनिशियल कहलाएगा। समटाइम्स आपको ऐसे ट्रायंगल बनाकर आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि कौन से वेक्टर को इनिशियल। एकदम सिंपल सा ऐसा ट्रायंगल बना दिया, नाम रख दिया इन सबका, नाम रख दिया इन सबका, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। आपसे पूछ देगा विच वेक्टर्स आर को इनिशियल। तो आपको ध्यान में रखना जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो को इनिशियल कहलाएंगे, जो एक पॉइंट पे एंड होते हैं उनको को इनिशियल नहीं कहेंगे, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होते हैं वो को इनिशियल कहलाएंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉलिनियर वेक्टर। कॉलिनियर वेक्टर, ओके, कॉलिनियर किसको बोलेंगे भाई? कॉलिनियर किसको बोलेंगे, जरा समझने की कोशिश करना। जब भी कॉलिनियर की बात होगी तो हम लोग टू और मोर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर की बात करें। अगर दो और दो से ज्यादा वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल हो, पैरेलल टू द सेम लाइन, कहने का मतलब क्या है, लेट्स से मैंने एक लाइन पहले बना लिया है, दिस इज अ लाइन, ओके, इसी लाइन के पैरेलल एक वेक्टर है, कुछ भी हो उसका मैग्नीट्यूड हमें मतलब नहीं। दूसरा वेक्टर है, कुछ भी हो उसका मैग्नीट्यूड डजंट मैटर, डायरेक्शन उसका रिवर्स हो चलेगा, डायरेक्शन उसका रिवर्स हो चलेगा। यहाँ पर भी मैंने एक पैरेलल लाइन लिया है, मैंने यहाँ पर वेक्टर सी रखा है, इसको बड़ा ले लो थोड़ा। वी विल से वेक्टर ए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ऑल दीज आर कॉलिनियर बिकॉज ऑल दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। ये सब क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन रिवर्स भी कर गया डजंट मैटर, लेकिन सर एक ही दिए हुए लाइन के पैरेलल है ना सर। तो अगर किसी लाइन के पैरेलल जितने भी वेक्टर होंगे उन सभी वेक्टर को हम लोग कोलिनियर वेक्टर्स बोला करेंगे। ध्यान में रहेगा, कोलिनियर वेक्टर ध्यान में रहेगा। यस, अब यहाँ पर मुझे एक कॉन्सेप्ट बता दो कि ये जो कोलिनियर वेक्टर्स मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, कोलिनियर वेक्टर्स, these collinear vectors are linearly dependent or independent? ये जो collinear vectors हैं वो linearly independent है या dependent है? Independent, अच्छा, कैसे independent हो गए रोमाना, जरा बताओ मुझे आप कि ये है कोई वेक्टर A, है ना, और यहाँ पर मैंने कोई बड़ा वेक्टर लिख लिया वेक्टर B। क्या मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ कि वेक्टर बी जो होगा उसका डायरेक्शन वेक्टर ए के डायरेक्शन के सेम है बट उसका मैग्नीट्यूड कुछ चेंज कर रहा है? अगर उसमें मैं किसी स्केलर के से मल्टीपल कर लूं तो क्या हो जाएगा सर, इक्वल दिख सकता है। तो हम लोग बोलेंगे कि दीज वेक्टर्स आर डिपेंडेंट। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, कॉलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर, लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मैंने ऑलरेडी आपको बताया वैसे, हाउएवर यहाँ पर ऑब्जर्व कर लीजिए, एक बेसिक सा एग्जांपल देकर मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। आप ऑब्जर्व करोगे अगर आप इसमें, तो पुल्ली के नीचे में यहाँ पर एक वेट दिखाया गया, इट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, यहाँ पर एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसके कारण इस स्ट्रिंग में एक टेंशन जनरेट हो रहा है और इस टेंशन का डायरेक्शन और इस फोर्स का डायरेक्शन सर दोनों ऑपोजिट है। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों सेम होते हैं लेकिन सर डायरेक्शन दोनों का क्या होता है, रिवर्स होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर एफ एंड वेक्टर टेंशन, वेक्टर टेंशन टी, बोथ आर मैग्नीट्यूड वाइज सेम बट डायरेक्शन वाइज डिफरेंट।
सो वेक्टर एफ इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी वेक्टर और वेक्टर टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ वेक्टर। ओके, अब थोड़ा सा ए बी और के टर्म्स में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वेक्टर ए बी हम इसको क्या लिखते हैं सर, फाइनल माइनस इनिशियल, ओ बी माइनस ओ ए। अच्छा, अगर मैं बी ए की मैं बात करूं तो कोलिनियर भी हो सकता है। हाँ कोलिनियर होगा ना, कोलिनियर हो सकता है ना, क्या प्रॉब्लम, दिस वेक्टर्स आर कोलिनियर है ना, पैरेलल है ना, पैरेलल है तो कोलिनियर तो होंगे। मैं बी ए लिख रहा हूं तो बी ए वेक्टर क्या बनेगा सर, बी ए वेक्टर बन जाएगा ए बी माइनस ओ ए माइनस ओ बी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल पॉइंट इज ए, इनिशियल पॉइंट इज बी, सो ओ ए माइनस बी। अगर मैं इसमें निगेटिव साइन को कॉमन ले लूं तो निगेटिव साइन को कॉमन लेने के बाद मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ ओ बी माइनस ओ ए, ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ओ बी माइनस ओ, और ओ बी माइनस ओ ए क्या है, ए बी है, मैं इसको माइनस साइन के साथ ए बी लिख सकता हूँ। तो सिंपल सा चीज आपको ये ध्यान में रखना है, ए बी। अगर मैं इसके इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट को इंटरचेंज कर दूं तो सर मुझे आगे में निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, आगे में निगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, बस इतना से ध्यान में रखना है। तो ए बी वेक्टर एंड बी ए जो वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के निगेटिव वेक्टर होते हैं, ध्यान में रहेगा। कल इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ ना पूरा। चलो अब बात करते हैं लॉज ऑफ वेक्टर्स की। थोड़ा एक्सीडेंट हुआ था, पूरा पैर में कट गया एकदम, इसलिए कल क्लास नहीं लिया था। मैं इतना पेन कर रहा था, अभी भी पेन करता है, लेकिन क्या करें, कब तक रोएंगे उसको लेकर। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर्स, हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा में इन चीजों को ऑलरेडी कवर कर रखा है, मेरा खुद का हुआ था। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, सो वेक्टर्स के टर्म्स में हम लोगों ने ऑलरेडी नहीं भाई बाइक वाइक से नहीं हुआ था, बस ऐसे ही शूज में क्या बोलते हैं उसको, सॉइल मिट्टी लगी हुई थी, ठीक है, और उसी के बस में मैं चढ़ रहा था ना, तो पैर मिट्टी के कारण वो पैर स्लिप कर गया, स्लिप किया तो उसके बाद पूरी स्क्रैचेस आ गए हैं, हड्डी वगैरह तो ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पूरा छिल गया एकदम गंदा वाला। फॉर एनी वेक्टर्स बी एंड डब्ल्यू, हम लोग ने लीनियर अलजेब्रा में ये सब चीज कवर किया है ना, लॉ ऑफ एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, वहां पर हम लोग ऐसे कर रहे थे ना, लेट्स से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए, मैट्रिक्स के टर्म में हम लोग कर रहे थे, है ना, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो वही है, कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव को भी सेटिस्फाई करेगा। आप ब्रैकेट चेंज कर लो, लोकेशन, ब्रैकेट का लोकेशन चेंज करो सर, सेम रहेगा। किसी भी वेक्टर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी सर, जीरो इज अ एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी वेक्टर में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो सर वही वेक्टर मुझे मिलेगा। ओके, एग्जिस्ट ऑफ इनवर्स, कोई भी वेक्टर आप ले लो, कोई भी वेक्टर ले लो, आप उसका एडिटिव इनवर्स निकाल सकते हो। जैसे मैं कोई वेक्टर ले लूं ए, ए इज 2i माइनस 3j, मुझे इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है, मुझे कोई ऐसा वेक्टर बताना है जो इसमें ऐड करने के बाद उसको जीरो बना दे। सर माइनस 2i प्लस 3j ले लो, b इज अ नेगेटिव ऑफ a, सो हम लोग क्या बोल लेंगे, b इज इक्वल टू माइनस है। हर एक वेक्टर के लिए उसका एक एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जिसको ऐड करने के बाद आप जीरो ऑब्टेन कर लो। क्लियर है, ये सब चीजें में ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं भाई, अपने ऑलरेडी ये सब लीनियर अलजेब्रा में कवर कर रखा है। नाउ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ओके, केमिकल में इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है, कब मैकेनिकल में बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर पूछ दे, कोई आइडिया नहीं है, बस छोटा सा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी है, उसको समझ लेते हैं। एक पहले ट्रायंगल बनाते हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, इन दोनों का डायरेक्शन मैंने ऐसा रखा है। डेफिनेटली यहाँ जो क्वांटिटी आपको इस लाइन पे मिलेगी वो क्वांटिटी क्या मिलेगी सर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी मिलेगी, नाम रख लीजिए ए बी सी, ऐसा मैंने नाम रख लिया। ओके, अगर मैं ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछूं,
ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड पूछूं, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड है, मतलब एसी का जो लेंथ है, वो ए बी के लेंथ प्लस बीसी के लेंथ, इन दोनों के लेंथ को सेपरेटली ऐड करूं तो उससे कम होगा? इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए बी का लेंथ एंड बीसी के लेंथ को अगर मैं सेपरेटली ऐड करूं तो इन दोनों के लेंथ से जो मिलेगी क्वांटिटी ए प्लस बी का लेंथ, इट मींस एसी का लेंथ इन दोनों के लेंथ के सम से ऑलवेज कम होगा। दिस इज लेस देन दिस वन। इक्वलिटी कब होगी? व्हेन इट विल बी इक्वल। ये इक्वलिटी का सिंबल कब आएगा? ध्यान से देखना, मैं ए से बी तक गया, अब मैं ट्रायंगल नहीं बना रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूँ, बी से इसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे सी तक चला गया। अब इस वाले में ऑब्जर्व करना कि ए बी का मैग्नीट्यूड अगर x है, बीसी का मैग्नीट्यूड अगर y है, बीसी का मैग्नीट्यूड अगर y है, तो क्या मैं AC का मैग्नीट्यूड x प्लस वाई बोल दूं? x प्लस वाई बोल दूं? अगर इसका मैग्नीट्यूड x है, इसका मैग्नीट्यूड y है, तो AC का मैग्नीट्यूड x प्लस वाई किया। सो दैट्स वाई एक स्पेशल केस बन जाता है। वो क्या बन जाता है कि सब अगर ये दोनों वेक्टर सेम ही डायरेक्शन में फॉलो कर रहे होंगे तो उस टाइम पे इक्वलिटी बन जाएगी। अब यहाँ पर हमें समझना है कि सर निगेटिव किया है तो वो ऑलवेज कम क्यों होगा? नेगेटिव किया है तो वो ऑलवेज कम क्यों होगा इस प्लस वाले से? भाई इसका मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड में मैं ये वाली क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो क्या वो वाली मैग्नीट्यूड सब, क्योंकि मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो ये तो और भी छोटा हो जाएगा ना, इस वाले से भी छोटा हो जाएगा ना। इसका मैग्नीट्यूड लेट से 5 यूनिट है, इसका मैग्नीट्यूड लेट से 3 यूनिट है, तो मैग्नीट्यूड अगर 5 और 3 है तो ये वाला जो मैग्नीट्यूड होगा इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा होगा, इससे भी ज्यादा होगा और इससे भी ज्यादा होगा, क्योंकि हम लोग मैग्नीट्यूड इसका कैसे निकालेंगे सर? 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट करके ऐसे निकाल सकते हैं। मैक्स टू मैक्स ऐसे जा सकता है, कब? जब राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही होगी तब, ऐसे नहीं। ठीक है, वैसे तो वेक्टर का एडिशन कैसे करते हैं हम लोग? लेट से सर ये वेक्टर है 3i प्लस 2j, ये वेक्टर है लेट से 3i माइनस 4j, तो अगर वेक्टर a और b को ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे? 3i प्लस 3i 2j माइनस 4j, इन सबको ऐड किया जाता है। लेकिन अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मैग्नीट्यूड अगर हमें पता है कि ये 3 है ये 5 है, तो मैं स्क्वायर रूट वाला राइट एंगल ट्रायंगल में यूज कर सकता हूँ, क्योंकि पाइथागोरस वहां पे अप्लाई करेगा। पाइथागोरस तो राइट एंगल में लगाते हैं। सो अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ऑब्वियसली इस वाले क्वांटिटी से तो लेस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लेस दिया जा रहा है। दूसरा डेफिनेशन इस तरीके से जा सकता है, पहले आप पैरेलल ले लो, ये वाली लेंथ जो है यहाँ से यहाँ के लिए x है, वेक्टर ये नाम है इसका a वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड a। दूसरा वेक्टर b है, यहां से मैं यहां तक गया, इसका मैग्नीट्यूड y है और इसको मैंने वेक्टर b से डिनोट किया। तो वेक्टर माइनस b क्या बनेगा सर? माइनस b वेक्टर जो होंगे वो इस डायरेक्शन में चले जाएंगे, लेकिन इसका लेंथ y ही रहेगा। माइनस बी वेक्टर यहाँ पे आ जाएंगे, इस पॉइंट से मैंने स्टार्ट करके यहाँ तक गया था तो बी वेक्टर बोला, इस पॉइंट से रिवर्स में जाओ तो मैं माइनस बी वेक्टर बोल दूंगा, है ना। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा सर? मैग्नीट्यूड तो y ही रहेगा, मैग्नीट्यूड कैसे चेंज करेगा आप? पॉजिटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो या नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो, दोनों ही मैग्नीट्यूड क्या हो जाएंगे? सेम होंगे ना, दोनों ही मैग्नीट्यूड क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैंने फर्स्ट वाले में दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट किया है। अब देखो कि a प्लस बी वेक्टर क्या है, देखो ये माइनस बी हटा दो, a प्लस बी वेक्टर क्या है सर? a प्लस बी वेक्टर यहाँ से स्टार्ट हुआ है यहाँ तक गया है, तो उसका मैग्नीट्यूड क्या है सर? उसका मैग्नीट्यूड दिस प्लस दिस है। तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा सर? लेस होगा कंपेयर टू एडिशन में, इसलिए इसको ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में कंसिडर करते हुए मैंने एक्सप्लेन किया। जस्ट इतना ध्यान में रख सकते हो सर, दोनों के सम का एडिशन, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड, दोनों के सम का मैग्नीट्यूड मिडिल में है और इंडिविजुअल सम लेफ्ट हैंड साइड में है, और सब्ट्रैक्शन सॉरी इंडिविजुअल सम्स राइट हैंड साइड में और सब्ट्रैक्शन लेफ्ट हैंड साइड में। बस इतना ध्यान में रखना, बस हो जाएगा काम। ट्रायंगल इनइक्वालिटी, इस पे ऊपर क्वेश्चंस क्या आते हैं सर? क्वेश्चंस आते हैं स्टेटमेंट। क्वेश्चन क्या आता है? स्टेटमेंट, मतलब फार्मूला ऑप्शन में डाल देगा। ऑप्शन में कैसे डाल देगा सर? 4 ऑप्शन बना देंगे, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ऐसे 4 ऑप्शन बना देंगे, पूछ देंगे कौन सा सही है। ठीक है, तो याद रहेगा तो तुरंत बन जाएगा ना। अब हम लोग बात करते हैं कि सर वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। जल्दी जल्दी इसको फिनिश करना है क्योंकि कुछ है नहीं इन सब चीजों में।
लेट्स से आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर i प्लस 2j प्लस 3k। देखो एग्जाम के टाइम पे ऐसे लिखने में अगर टाइम कंज्यूम हो रहा है तो आप इसको कोऑर्डिनेट के टर्म्स में लिख लेना 1 2 3। ओके, उसी तरीके से लेट से वेक्टर b है, वो बन रहा है -2i प्लस 3j माइनस 4k। इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 3 -4। व्हाट विल बी वेक्टर a प्लस b? पॉइंट के फॉर्म में आंसर दे दूं, जल्दी से आ जाएगा आपको। व्हाट विल बी दी वेक्टर a प्लस b? a प्लस b क्या है? मैंने बोला वेक्टर को अगर ऐड करना होता है ना तो उनका i कंपोनेंट, j कंपोनेंट एंड k कंपोनेंट सेपरेटली ऐड होता है। ऐड कीजिए सर। 1 -2 -1, 2 प्लस 3 ऐड कर रहे हैं, 2 प्लस 3 सर 5, 3 -4 -1, सो -1 5 -1 है ना। नॉर्मल मिस्टेक होंगे, मैं यही चीज बोल रहा हूँ। वेक्टर्स हैं इसमें प्लस माइनस पे हमेशा ध्यान में रखना। अगर प्लस माइनस में मिस किए तो पूरा का पूरा आंसर चला जाएगा। नाउ वेक्टर सब्ट्रैक्शन, आप मुझे बताओगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो होता है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं? कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है या नहीं? लीनियर अलजेब्रा में पढ़ा है ये चीज, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। वेक्टर का सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं? करके देख लो ना। क्या a माइनस बी की वैल्यू इसके पोजीशन चेंज करने के बाद b माइनस ए बन रही, क्या इन दोनों की वैल्यू सेम होती है? सेम होती है क्या इन दोनों की? नहीं, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं क्या? एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं क्या? देखिएगा, वेक्टर a है, वेक्टर b है, वेक्टर c है, यहाँ पर नेगेटिव नेगेटिव लगा हुआ। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी वेक्टर लिख लेता हूँ, वेक्टर a b c। मैं ब्रैकेट अपनी मर्जी से लगाऊंगा। मैंने एक में यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, एक में यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। क्या दोनों सेम ही वेक्टर्स हैं या डिफरेंट है? फॉलो कर रहा है क्या एसोसिएटिव लॉ? हाँ, कैसे फॉलो कर रहा है भाई एसोसिएटिव लॉ? इसको अगर मैं ब्रैकेट ओपन कर दूं तो सर माइनस बी बनेगा, और माइनस माइनस क्या बन जाएगा? ये प्लस सी बन जाएगा। यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा? सर ब्रैकेट ओपन करेंगे a माइनस बी माइनस सी बन रहा है। क्या ये दोनों वेक्टर सेम है क्या? ये दोनों वेक्टर सेम है क्या? नहीं, तो ये फॉलो नहीं करेगा। तो ध्यान में रखिएगा, सब वेक्टर सब्ट्रैक्शन नाइदर फॉलो कम्यूटेटिव लॉ नाइदर फॉलो एसोसिएटिव लॉ। ये ना ही कम्यूटेटिव को फॉलो करेगा ना ही एसोसिएटिव को फॉलो करेगा। ओके, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है? जैसे नंबर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं उसी तरीके से करना है। जस्ट कंपोनेंट वाला हमें ध्यान में रखना है कि i का कंपोनेंट i के साथ सब्ट्रैक्ट होगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ होगा। एक वेक्टर एग्जांपल के तौर पर मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2i प्लस 3j माइनस 4k। पॉइंट के फॉर्म में आप आंसर दे देना -i माइनस j प्लस 2k। मुझे चाहिए a माइनस b वेक्टर की वैल्यू। बताइए पॉइंट के फॉर्म में क्या आएगा? a माइनस b चाहिए। सर 2 माइनस माइनस प्लस 1 3, 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6। खत्म हो गया ना। स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर। ठीक है, बहुत ही बेसिक से मैं लेके जा रहा हूँ इन सब चीजों को। जब तक ये सब चीजें समझ में आ जाएगी तो फिर मैं आगे अच्छे से यूज कर पाऊंगा। लेट से कोई वेक्टर है a 2i माइनस 3j प्लस 4k। मैंने आपसे पूछा 3a की वैल्यू कितनी हुई? 3 वेक्टर a की वैल्यू कितनी हुई? कोऑर्डिनेट के टर्म में बताइए कितनी आ रही है? कुछ है नहीं सर, 3 से मल्टीपल कर लेना है। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, सो माइनस 9, 3 4 जा 12 आ गई। तो ये है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। नाउ अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा चीजें जो होंगे वो आपके लिए नया दिखेगा। नाउ हम लोग यहाँ पर एक डेटा दे रहे हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि क्या होता है ये। जस्ट यहाँ पर एक डेटा दे रहा हूँ, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। नाम है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। यहाँ पर जो ये वाला सिंबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डॉट, और यहाँ पर ये जो सिंबल है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस। तो हमने कुछ ऐसा लिखा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। इसकी जो वैल्यू होती वो कैसे लिखते हैं वो मैं समझा रहा हूँ।
लेट से वेक्टर ए जो है वो a1i प्लस a2j प्लस a3k है। वेक्टर बी जो है वो b1i प्लस b2j प्लस b3k है। वेक्टर सी जो है वो c1i प्लस c2j प्लस c3k। ये वेक्टर ए बी सी दिया हुआ। जब मुझे a डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू पूछेगा ना, तो मैं सिंपली एक डिटर्मिनेंट लिखूंगा। फर्स्ट वाला जो वेक्टर है उस वेक्टर को वहां पे पुट कर दूंगा, a1 a2 a3 लिख लिया। सेकंड वाले वेक्टर को लिख लूंगा b1 b2 b3 लिख लिया, एंड थर्ड वाले वेक्टर को लिख लूंगा c1 c2 c3। जब इस फॉर्मेट में होगा तभी हम ऐसा लिखेंगे। अगर ये चेंज करेगा अपना लोकेशन तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी लोकेशन चेंज करेगा। ठीक है, ध्यान में रहेगा। गेट में 2-3 क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर सिर्फ पूछ रखे हैं, तो आपको ये फार्मूला आना चाहिए। डिटर्मिनेंट आपको ऑलरेडी मैट्रिक्स में सॉल्व करना बताया है, कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं, सो आई थिंक आप सॉल्व कर लोगे। ओके, अब हम लोग आते हैं कॉलिनियर वेक्टर पे फिर से। ठीक है, कॉलिनियर वेक्टर पे फिर से आते हैं। इन जनरल हम लोग ऑलवेज क्या बात कर रहे होंगे कि कॉलिनियर वेक्टर जो होता है वो कैसे वेक्टर होते हैं। सर कॉलिनियर वेक्टर्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट। ये क्या बोला था हमने, डिपेंडेंट होते हैं। मतलब सर फर्स्ट वाला वेक्टर दूसरे वाले वेक्टर पे डिपेंडेंट है, ये भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है। मैं क्या वेक्टर बी को कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा टाइम्स वेक्टर है। सर डिपेंडेंट है तो लिख ही सकते हैं। वेक्टर सी को मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, के टाइम्स वेक्टर ए। यस, उसको भी लिख सकते हैं। इट मीन्स मैं इसका यूज करके उसके नीचे के दोनों वाले पार्ट्स को जीरो बना सकता हूँ क्या? डिपेंडेंट है ना, तो सर जीरो तो बना ही सकते हैं। अगर ये जीरो बन गया, ये जीरो बन गया, तो रैंक कितने बचेंगे? सर रैंक 1 बनेगा, रैंक 1 बचेगा, नॉन जीरो हो गया। तो कॉलिनियर तीन वेक्टर हो या 10 वेक्टर, मुझे क्यों ना दिया हो गया, अगर उन वेक्टर्स से जो मैट्रिक्स क्रिएट होगा उस मैट्रिक्स का रैंक अगर 1 निकल कर आ रहा है, तो सेट ऑफ वेक्टर्स जो होंगे वो ऑलवेज कॉलिनियर होंगे। सारे वेक्टर्स पैरेलल पैरेलल में होंगे, चाहे वो डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन पैरेलल में होंगे। नाउ कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में, वेक्टर जो है वो एक ही प्लेन में। अब समझने की कोशिश करना, सर ये एक प्लेन ऑफ पेपर है, इस प्लेन ऑफ पेपर में मैंने कुछ वेक्टर्स रख दिए, ऐसे ऐसे कुछ वेक्टर्स रख दिए। कैन यू से दिस वेक्टर्स आर कोप्लेनर बिकॉज दिस आर इन वन सिंगल प्लेन, वो एक ही प्लेन में है। यस, अब इन वेक्टर्स को थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि लेट से मैंने एक वेक्टर को उठाया, ऐसा है, दूसरी वेक्टर को उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैंने ऐसे अटैच कर दिया। क्या इन दोनों का सम आप थर्ड वाले वेक्टर के टर्म्स में लिख सकते हो? ट्रायंगल वाला लॉ क्या कहता है, यही तो कहता है कि सर a प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, c के इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आप इसको रख पाओ, लेकिन हम इसमें थोड़ी थोड़ी चेंजिंग करके इसके ऊपर रख पाए। सर कैसी चेंजिंग? मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, c इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स a प्लस म्यू टाइम्स b। मतलब मैंने इस वाले वेक्टर में साइज को चेंज करने के लिए मैंने थोड़ी चेंज की, मैंने इसको और बड़ा किया, इसको भी थोड़ा और बड़ा किया, सर इधर आ गया। उसी तरीके से इसको पैरेलली इसको ऊपर लेके गया, इसको इधर लेके गया, यहाँ पर रोक लिया मैंने, इसको ऊपर लेके गया, यहाँ पर लेके गया, यहाँ पर। अब देख लो ट्रायंगल बन गया। और अगर ऐसा ट्रायंगल बन गया तो सर क्या मैं ऐसा बोल दूं कि सर दो वेक्टर का सम थर्ड वाले के इक्वल होगा? देखो लेमडा टाइम्स वेक्टर है, म्यू टाइम्स वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो मैं ऐसे वेक्टर को क्या बोलूंगा? सर एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। दूसरी चीज, अगर मैं यहाँ पर देखो तीन ऐसे ऐसे वेक्टर बना दूं, क्या तब पर भी आप बोलोगे कि सर ये जो वेक्टर्स हैं वो एक ही प्लेन में है? वो लिनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन सर कॉलिनियर है, लेकिन सर वो वेक्टर जो होंगे कोप्लेनर भी होंगे, एक ही प्लेन में कहा है। तो सिंपल सा थिंग समझना, कोप्लेनर वेक्टर के लिए जो मैट्रिक्स बन रहा होगा उसका रैंक आइदर 1 होगा या 2 होगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि सर एक वेक्टर अगर बाकी दो के सम से डिपेंडेंट कर रहा है, मैं अगर इन दोनों का यूज करके मैं इसको जीरो कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसका यूज करके इसको जीरो नहीं कर पा रहा, तो सर नॉन जीरो मेरे पास दो दो बनेंगे, नॉन जीरो दो दो बनेंगे। और जब दो नॉन जीरो बन रहे हैं तो रैंक कितना आएगा? 2 आएगा। अगर डिपेंडेंट हो गए, इसके यूज करके मैं इसको भी जीरो कर दूं, इसको भी जीरो कर दूं, तो उस केस में रैंक 1 हो जाएगा। और ऑल दीज आर केस ऑफ कोप्लेनर वेक्टर। ओके, इन सब केस में वो कोप्लेनर आ रहा है।
ना लिनियरली इंडिपेंडेंट। हमें 3 वेक्टर दे दिया है और मुझसे बोला कि ये जो 3 वेक्टर हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। वो जो 3 वेक्टर्स हैं वो लिनियरली इंडिपेंडेंट है। मतलब सर मैं किसी भी वेक्टर को किसी दूसरे के टर्म्स में नहीं लिख सकता हूँ, दोनों के सम्स के टर्म्स में भी नहीं लिख सकता। तो ऐसे करने पे हमारे पास जो रैंक निकल कर आएगा वो 3 आएंगे, क्योंकि सर 3 वेक्टर्स हैं तो रैंक कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। तो बताइए कि इससे जो मैट्रिक्स बन रहा है उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, 0 नॉन जीरो। डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। कोलिनियर है तो कोप्लेनर होना जरूरी है। कोलिनियर है तो कोप्लेनर होना जरूरी है। ओके सर, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ऑल दीज आर कोलिनियर। क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं कि सर ये इस वाले प्लेन में है? रिकेश, कोलिनियर है तो कोप्लेनर होना जरूरी है। अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, आप कुछ ऐसा सोच रहे हो कि सर ये एक वेक्टर रख लिया, एक वेक्टर यहाँ पे रख लिया और एक वेक्टर में स्पेस में ऊपर रख लो, स्पेस में एयर में ऊपर रख लो, तो वो 3 वेक्टर किसी एक लाइन के पैरेलल नहीं कहलाएंगे। आप सोचो कि क्या कोई ऐसा लाइन निकाल सकते हो जिसके पैरेलल में वो सब के सब हो, तीनों उसी लाइन के पैरेलल में? अगर हो सकता है तब तो आप उस केस में फिर बना सकते हो। सो इस वाले केस में हम लोग बोलेंगे डिटरमिनेंट जो आ रहा है वो नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है। लेट सपोज हम लोग वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं कुछ वैसे वेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं कुछ वैसे वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ से उठाया, एक्स वाई जेड से उठाया। मतलब उसमें 3 ही कंपोनेंट है ना, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, 3 डायमेंशनल वेक्टर पढ़ रहे हैं। अब इस वाले से मैंने वेक्टर्स उठाए हैं v1, v2, v3, v4। ये मैंने 4 वेक्टर्स उठा लिए। आप मुझे विदाउट कैलकुलेशन में मुझे बताओ कि ये लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? ये सेट ऑफ वेक्टर लिनियरली इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? डेफिनेटली दिस विल बी डिपेंडेंट। क्यों सर? अगर मैं इन वेक्टर को कॉलम के फॉर्मेट में लिख लूं v1, v2, v3, v4, सब में यहाँ पर x1 y1 z1, x1 y1 z1, x2 y2 z2, ऐसे x3 y3 z3, x4 y4 z4 बनेगा। तो इसमें टोटल रो कितने बनेंगे सर? 3 रोज है। कॉलम कितने हैं सर? 4 है। इस मैट्रिक्स का रैंक कितना हो सकता है? मैक्सिमम रैंक इज लेस देन इक्वल टू 3 हो सकता है। सर नंबर ऑफ वेक्टर से रैंक क्या हो गया? कम हो गया। नंबर ऑफ वेक्टर से क्या है? रैंक क्या हो गया? कम हो गया। तो क्या बोलेंगे कि एटलीस्ट एक रो, एक कॉलम को तो आप 0 कर पा रहे हो। अगर एक कॉलम 0 हो गया तो मैं बोलूंगा ये वाला जो हो गया वो 3 पे क्या हो गया? डिपेंडेंट हो गया। इसलिए ऑलवेज क्या हो गया? 3 डायमेंशनल वाले में ये ऑलवेज डिपेंडेंट बन जाएगा। अगर 3 से ज्यादा डायमेंशन है तब तो देखने की जरूरत, लेकिन 3 वाले में ये ऑलवेज डिपेंडेंट हो जाएगा। थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट और बचा है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट का। ठीक है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम लोग डॉट प्रोडक्ट की बात करें। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी वेक्टर को डिनोट करेंगे, ये फर्स्ट वेक्टर है और ये सेकेंड वेक्टर। जब भी डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तो वहां पर ऐसा वाला डॉट देकर हम रिप्रेजेंट करेंगे। डॉट प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे करते हैं, वो ये डिफिनेशन है, किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकेंड वेक्टर एंड कॉस थीटा लिखते हैं। थीटा क्या है सर? दोनों ही वेक्टर को देख लो सर, ये वेक्टर ए है एंड वेक्टर बी है। आर दिस वेक्टर को इनिशियल? क्या ये दोनों वेक्टर को इनिशियल है? हाँ सर। जिस पॉइंट से वो स्टार्ट हो रहे हैं और वो दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन है उसके बीच में एक एंगल बन रहा है, वो एंगल लेट से थीटा है। तो उसका कॉस थीटा और उनके मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अब इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज करके सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट पे लर्न करते हैं। सर एक यूनिट वेक्टर आई है, दूसरा यूनिट वेक्टर आई है, दोनों वेक्टर आई ही है, इन दोनों सेम वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल कितने बन रहे हैं? कोई बताएगा मुझे? व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन सेम वेक्टर? सर सेम वेक्टर के बीच में एंगल 0 बनेगा। एंड cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? सर cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ये यूनिट वेक्टर है,
ये यूनिट वेक्टर है, मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, उनके बीच का एंगल 0 है, cos 0 की वैल्यू 1 है, तो उनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा सर? उनका प्रोडक्ट 1 आ जाएगा। इसीलिए I डॉट I, J डॉट J, K डॉट K ये सबके सब 1 होते हैं। आपको ये वाली वैल्यू बतानी है। मैंने लिया कोई ए कैप वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट किया ए कैप वेक्टर के साथ, इसकी वैल्यू कितनी होगी सर? इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0, आंसर कितने आएंगे सर? आंसर 1 हो जाएंगे, आंसर 1 हो जाएंगे, है ना। अब I और J या J और K या फिर K और I, ये सब I J K क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। I J क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो उनके बीच में एंगल कितने बनेंगे? ये एंगल कितने बनेगा I J K में? बोलिए सर 90 डिग्री। cos 90 डिग्री की वैल्यू बताओ कोई, cos 90 डिग्री की वैल्यू बताओ सर। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0। cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 है तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा सर? डॉट प्रोडक्ट 0 बन जाएगा। तो I डॉट J बोलिए या J डॉट K बोलिए या K डॉट I बोलिए, ये सबकी वैल्यू 0 निकल कर आएगी। ओके, अब इन्हीं चीज को समझते हुए मैं कुछ यहाँ पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि लेट से A जो वेक्टर है वो A1I, A2J, A3 के हैं। B जो वेक्टर है वो B1I प्लस B2J प्लस B3 के। अगर मैं इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करूं तो सर I का डॉट प्रोडक्ट I के साथ करेंगे तो वो तो 1 बनेगा, लेकिन I का अगर मैं J के साथ कर दूंगा तो सर वो 0 बन जाएगा। तो जो 0 बन रहा है उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। इट मीन्स ऑलवेज क्या होगा सर? सिमिलर वाले एक साथ डॉट प्रोडक्ट में। तो A1 B1 के साथ बनेगा, A1 B1 बना। A2 B2 के साथ बनेगा, A2 B2 बन रहा है। सिमिलरली A3 B3 बनेगा और सब में एडिशन बन रहा है ना। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ A एंड B, A1 B1, A2 B2, A3 B3। अच्छा चलो, अगर मैं B का A के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं तो सेम मिलेगा या डिफरेंस मिलेगा सर? B1 A1 के साथ मल्टीपल हो रहा है सर। B1 5 है, A1 3 है, मैं 3 इंटू 5 लिखूं या 5 इंटू 3 लिखूं सर? सेम ही मिलने वाला है। तो B डॉट A की वैल्यू और A डॉट B की वैल्यू दोनों सेम होगी। तो एक स्टेटमेंट यहाँ पे दिया कि A डॉट B, B डॉट A दोनों सेम होते हैं। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यस और नो? ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, यस और नो? यस, इट विल सेटिस्फाई, बिकॉज हम इनका पोजीशन चेंज कर रहे हैं, ये सेम दे रहा है, हेंस इट विल सेटिस्फाई। अब होता है कि सर मुझे वेक्टर दे दिए, लास्ट क्या है स्केलर प्रोडक्ट में जानने लायक, वो है कि सर मुझे वेक्टर दे दिया, मुझे ए दे दिया, मुझे बी दे दिया, मुझसे पूछा ना कि उसके बीच का एंगल क्या है, तो मैं क्या करूंगा? इस वाले फार्मूले का यूज करूंगा और एंगल निकालूंगा। एंगल कैसे? cos थीटा इज इक्वल टू, पहले तो आप a डॉट बी निकालोगे, पहले तो डॉट प्रोडक्ट इस वाले फार्मूले से निकाल लोगे, इस वाले फार्मूले से मैं यहाँ पे पुट कर लूंगा। मुझे a का मैग्नीट्यूड पता है, मुझे b का मैग्नीट्यूड पता है, मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ क्योंकि a और b वेक्टर दिए हुए हैं, तो मैं मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूँ। उन सबको सब्स्टिट्यूट किया, उसके बाद cos इनवर्स ले लिया। cos इनवर्स ले लोगे आपको एंगल मिल जाएगा। ध्यान में रहेगा एंगल निकालने का फॉर्मूला? यस, ओके। उसके बाद हम लोग आते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है उसको हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी करते हैं। प्रीवियस वाला जो आपने प्रोडक्ट देखा उसमें क्या आ रहा था सर? फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड मैग्नीट्यूड एंड थर्ड न्यूमेरिक वैल्यू। ये तीन क्या है सर? तीनों का प्रोडक्ट स्केलर देगा, ये स्केलर, ये स्केलर, ये न्यूमेरिक। तो स्केलर इंटू न्यूमेरिक विल बी स्केलर, तो सर ये स्केलर बन जाता है। लेकिन यहाँ पर वेक्टर, वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट को ऐसे सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं फिजिकली। डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या रिप्रेजेंट करता है? mod of A, mod of B, there is a term sin theta and there is a new term that is n cap। एक टर्म्स यूज कर रहे हैं हम लोग n cap। अब हमें समझना है कि ये n cap है क्या। ओके, n cap है क्या? देखो, फर्स्ट वेक्टर है वेक्टर A, ये दोनों को इनिशियल वेक्टर्स हैं, वेक्टर B। मुझसे पूछा है A क्रॉस B, तो हम अपने हाथ को, देखो अपने हैंड को A से B की तरफ टर्न करेंगे, तो जो हमारा थंब का इंप्रेशन है ना, हमारा जो थंब का इंप्रेशन है वो थंब का इंप्रेशन देगा नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन। ओके, नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन, इट मींस n कैप का डायरेक्शन थंब का। अगर मैं A से B की तरफ जा रहा हूँ
तो हमारा जो थंब का डायरेक्शन मिल रहा है वो ऊपर की तरफ मिल रहा है, एन कैप ये बन रहा है। अगर वही मैं बी क्रॉस ए की तरफ जाऊं, बी क्रॉस ए की तरफ जाऊं, तो इसके लिए क्या बनेगा? अगर इसके लिए नॉर्मल का डायरेक्शन एन कैप है, तो बी क्रॉस ए के लिए नॉर्मल का डायरेक्शन क्या बनेगा? कोई बताएगा मुझे? सर जब बी क्रॉस ए करेंगे तो माइनस एन कैप बन जाएगा। अगर मैं बी क्रॉस ए करता हूं तो उसका डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, माइनस एन कैप। तो ये छोटी सी चीजें ध्यान में रखनी है आप। दूसरी चीजें, एंगल बिटवीन ए एंड बी, ऑलवेज मुझे आंसर देना है 0 to पाई के बीच में, है ना? 0 to पाई के बीच में, हमें निगेटिव वाला नहीं दे देना है। देखो ये एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये है। आप कभी ये वाला एंगल नहीं बताओगे, आप स्मॉलर वाला एंगल बताओगे। ये वाला एंगल क्या है? 180 से ज्यादा है, ये वाला एंगल क्या है? 180 से कम है। तो हमेशा ध्यान में रखना, एंगल की वैल्यूज हम 0 to 180 के बीच में ही देंगे। 180 भी हो सकता है क्या? हाँ हो सकते हैं 180। कंडीशन, एक वेक्टर इधर है, दूसरा वेक्टर इधर है, ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन है। इनके बीच का एंगल क्या है? सर इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। 0 डिग्री भी हो सकता है क्या? हाँ। ये एक वेक्टर है और ये वेक्टर, दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन। इनके बीच का एंगल क्या? सर इनके बीच का एंगल 0 डिग्री। आप ऐसे ले लो, एंगल क्या है? 0 डिग्री। तो एंगल 0 से 180 डिग्री के बीच में ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ये चीज का भी हमें ध्यान में रखना है। डिफिनीशन क्या है? वो डिफिनीशन आपको पता चल गया। ओके, अगर कभी भी आपसे एन कैप की वैल्यू पूछ दे तो आप एन कैप की वैल्यू कैसे निकालोगे? सिंपल है, मैं करूंगा पहले क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, और इस ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करके अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, तो क्या मुझे एन कैप मिलेगा? आपको ध्यान में रहेगा कि एन कैप का फार्मूला क्या है। एन कैप हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये तो हो गया डायरेक्शन बताने वाला कि डायरेक्शन क्या है। कैलकुलेट करना है तो एन कैप इज ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए क्रॉस। सर आपने बोला ए क्रॉस बी को इस फार्मूले से फाइंड आउट, नहीं, हम इस फार्मूले को सर जस्ट डिफिनीशन के लिए यूज कर रहे हैं। हम इस फार्मूले को कभी फाइंड आउट करने के लिए यूज नहीं करेंगे। साइन थीटा लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ, ए बी साइन थीटा एन कैप। तो मैंने ए क्रॉस बी लिखा है न्यूमरेटर में, एंड मॉड ऑफ ए क्रॉस बी लिखा है डिनोमिनेटर। अगर मैं इसी वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूं, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? ये सब मैग्नीट्यूड बनाएंगे, तो बचा क्या? सर बचा क्या है? एन कैप। तो ए क्रॉस बी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पे मुझे एन कैप मिलेगा। अब हमारा टास्क है कि सर ए क्रॉस बी फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो देखिए, एक फार्मूला दे रहा हूं आपको ए क्रॉस बी को फाइंड आउट करने का, उस फार्मूले को हमेशा ध्यान में रखेंगे और हम उसी के यूज से ए क्रॉस बी फाइंड आउट किया करेंगे। लेट से वेक्टर ए है, a1i प्लस a2j प्लस a3k। अनदर वेक्टर है p, b1i प्लस b2j प्लस b3k। दीज आर टू वेक्टर्स। अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट करना है, a क्रॉस b करना है, तो मैं a क्रॉस b को फाइंड आउट करने के लिए डिटर्मिनेंट लूंगा। मैं यहाँ पर i j k लिख लूंगा। फर्स्ट वेक्टर क्या है? a के सारे कंपोनेंट यहाँ पे लिख लीजिए, a1 a2 a3। नेक्स्ट वेक्टर क्या है? b के सारे कंपोनेंट लिख लीजिए, b1 b2 b3। तो मुझे a क्रॉस b इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके मिल जाए। a क्रॉस b मिल गया, मैं उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करूंगा, a क्रॉस b को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लूंगा, मुझे n कैप मिल जाएगा, मुझे n कैप मिल जाएगा। समझ में आया n कैप कैसे फाइंड आउट करना है? अच्छा, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन बना देता हूँ, ठीक है? इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन बना देता हूँ। वाले क्वेश्चन कहाँ लिखूं मैं? स्पेस छोड़ना नुकसान कर जाता है कभी कभी। चलो यहाँ पे बना सकते हैं। लेट से मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ यहाँ पर, ए क्रॉस बी जो है इज परपेंडिकुलर टू ऑप्शन ए वेक्टर ए, ऑप्शन बी वेक्टर बी, ऑप्शन सी वेक्टर ए प्लस बी, ऑप्शन डी द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्वेश्चन इज MSQ, सोच समझकर आंसर दीजिएगा। एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं।
ए क्रॉस बी जो है क्या वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है? पहले फर्स्ट ऑप्शन का जजमेंट लो, क्या वेक्टर ए के परपेंडिकुलर है? ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी। ओके, जब मैंने इन दोनों ही वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या होता है? सर क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इन दोनों के नॉर्मल में जाता है, ऐसा जाता है। ये ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो गया। ये ए के परपेंडिकुलर है, यस। ये बी के परपेंडिकुलर है क्या? हाँ सर, ये दोनों ही सही है। अब ए प्लस बी कहाँ होगा? सर ए प्लस बी इन दोनों के बीच से निकल जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ आता है। ए प्लस बी इसी के प्लेन में कहीं पे होगा, ए प्लस बी। सर अगर कोई वेक्टर, आप सोचो कि ये है सर एक्स वाई प्लेन में, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? सर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाएगा। अगर ए और बी एक्स वाई प्लेन में, तो ये कहाँ चला जाएगा? सर जेड एक्सिस के डायरेक्शन में। तो क्या ए प्लस बी के भी परपेंडिकुलर होगा? हाँ, ये भी सही है। क्या मैं ऐसा बोलूं कि ए एंड बी को जो कंबाइन करने वाला प्लेन है, ए एंड बी को जो कंबाइन करने वाला प्लेन है, उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होंगे ये वेक्टर? यस, इसके भी परपेंडिकुलर होंगे। सबके सब सही है, सबके सब सही है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं जहां पे हमें लगता है कि जस्ट ए के परपेंडिकुलर होगा या बी के होगा या ए प्लस बी के होगा। जितने भी ए एंड बी से कंबाइन होने वाले वेक्टर हैं, उन सबके परपेंडिकुलर होगा। ओके, आई और आई वेक्टर के बीच में एंगल कितने हैं? सर आई एंड आई वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। हमने ए क्रॉस बी का डेफिनेशन क्या पढ़ा? सर मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी साइन थीटा एंड एन कैप। अगर मैं आई एंड आई के बीच का एंगल 0 ले रहा हूं, तो सर थीटा की वैल्यू 0 ले रहा हूं। साइन थीटा की वैल्यू कितनी? सर साइन थीटा की वैल्यू 0। और 0 को आप किसी से भी मल्टीपल कर लो, सर 0 आएगा। लेकिन सर क्रॉस प्रोडक्ट है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी बनाएगा, तो बनेगा क्या? 0 वेक्टर बनेगा। आपको आंसर देना है कि किसी वेक्टर ए को मैं उसी वेक्टर ए के साथ मल्टीपल कर रहा हूँ। तो मल्टीपल कर रहा हूँ कैसा? क्रॉस प्रोडक्ट वाला। ये जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा ये? वो भी एक 0 वेक्टर बनाएगा, वो भी एक 0 वेक्टर बनाएगा। क्लियर हुआ है ना? वो भी एक 0 वेक्टर। अब ये वाला सर्कल ध्यान में रखना, ये सर्कल ऑलवेज आपको हेल्प करेगा ऐसे क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। आई जे के आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आई जे क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आप यहां से समझिएगा, ये आई ले लेता हूं समझाने के लिए, बेटर रहेगा ये वाला डायग्राम, जिससे कि मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊं। ये जे है, ये एक्स वाई प्लेन में है, और इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे के है। अगर मैं आई से जे की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट करूं, तो हमारा जो थंब जाएगा वो थंब ऊपर की तरफ जाएगा। तो देखो आई का जे के साथ क्रॉस प्रोडक्ट किया तो मुझे के वेक्टर मिल रहा है ना? के वेक्टर मिल रहा है। वही अगर मैं जे से आई की तरफ जाऊं तो सर, अगर मैं जे का क्रॉस प्रोडक्ट करूं आई के साथ, तो क्या मिलेगा? सर माइनस के मिलेगा। डायरेक्शन क्या हो जाएंगे? रिवर्स हो जाएंगे, नीचे की तरफ चले जाएंगे, है ना? हमने यही तो पढ़ा था। ए क्रॉस बी के लिए नॉर्मल वेक्टर क्या थे? एन कैप। एंड बी क्रॉस ए के लिए नॉर्मल वेक्टर क्या थे? सर माइनस एन कैप। डायरेक्शन क्या हो रहा था? रिवर्स हो रहा था। ऑलवेज ध्यान में रखिएगा इस चीज को कि ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होती है वो माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल होती है। अगर मैं इसका लोकेशन चेंज करूंगा, निगेटिव साइन लगेगा। अब आपको बताना है कि क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नेचर का है? क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? नहीं। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है मेरे भाई, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट नहीं करता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देना है। इसको फॉलो कर सकते हो। सर आई से जे की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट किया, मुझे के मिलेगा। जे से के की तरफ क्रॉस प्रोडक्ट किया, मुझे आई मिलेगा, मतलब नेक्स्ट वाला वेक्टर मिलेगा। और अगर इस डायरेक्शन को आपने रिवर्स किया तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। अगर आप इस डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं तो नेगेटिव साइन लग जाएगा। बस इतना ध्यान में रखना, ठीक है ना? कुछ प्रॉपर्टीज की मैं बात करूं ज्योमेट्री की। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिख रहा है। वो ट्रायंगल किससे बन रहा है? सर किसी वेक्टर ए एंड किसी वेक्टर बी जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, वो कुछ इधर जा रहे हैं एंड कुछ इधर जा रहे हैं।
इन दोनों जहां तक फिनिश हो रहे हैं उन दोनों पॉइंट को लोकेट किया, उसको कनेक्ट कर लिया। ऐसा करने पे मुझे एक ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है। अगर मुझसे कोई इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा तो इसका एरिया निकालने के लिए हम लोग बोलेंगे हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले ए क्रॉस बी फाइंड आउट करेंगे, वो भी आईजे के वाला फॉर्मूला से। आईजे के वाला फॉर्मूला से हम लोग ए क्रॉस बी फाइंड आउट कर लेंगे। ये जो ए क्रॉस बी निकला है, अब हमारा टास्क होगा कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट हो गया, उसको हाफ से डिवाइड कर लो। हाफ से डिवाइड करोगे वो एरिया बन जाएगा ट्रायंगल का। तो ट्रायंगल का एरिया जो बन गया वो हाफ ऑफ ए क्रॉस बी बन गया। उसी तरीके से हम पैरालेलोग्राम की बात करेंगे। पैरालेलोग्राम क्या होता है? वो ट्रायंगल का डबल बन जाता है। क्यों सर? देख लो जरा डायग्राम में, डायग्राम में देख लो। अगर मैं इससे ऐसे डायगोनल निकाल लूं, इससे ऐसे डायगोनल निकालो, ये जो वेक्टर बी दिख रहा है, क्या मैं ऐसा बोलूं पैरालेलोग्राम के लिए ये वेक्टर भी बी होगा? अगर ये पैरालेलोग्राम है तो ये वेक्टर भी बी होगा। यस, यहाँ पर दो ट्रायंगल बनते हुए आपको दिख रहे हैं। अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की एरिया की मैं बात करूं तो इसका एरिया क्या बनेगा सर? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। इसका एरिया क्या बनेगा? हाफ ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सर ऑलवेज पॉजिटिव ही होगा, निगेटिव तो मैग्नीट्यूड हो नहीं सकता। मैं मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। हाफ एंड हाफ दोनों सम होकर क्या बना देंगे? ए क्रॉस बी बना देंगे। इसीलिए पैरेललोग्राम का एरिया डायरेक्टली क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना, वो आपको पैरेललोग्राम का एरिया दे देगा। नेक्स्ट वाला मैंने आपको ऑलरेडी करवाया है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललो पाइप। अगर मुझे कोई पाइप दिया हुआ है और इस पाइप के किसी भी कॉर्नर से स्टार्ट होने वाले तीन वेक्टर दिए हुए, को इनिशियल वेक्टर्स, these vectors are starting from same point and making a parallel pipe या parallelogram, solid geometry से parallel pipe बना रहे हैं। तो इस parallel pipe के अंदर कितनी वॉल्यूम होगी, उस वॉल्यूम को निकालने के लिए हम लोग इस वाले फार्मूला का यूज करेंगे। ये क्या है सर? दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसको कैसे निकाल देते हैं सर? फर्स्ट वाले का कंपोनेंट लिख लो a1 a2 a3, सेकंड वाले का कंपोनेंट लिख लो b1 b2 b3, थर्ड वाले का कंपोनेंट लिख लो c1 c2 c3। ये जो रिजल्ट देगा वो क्या देगा? वॉल्यूम देगा। ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई इसको? क्योंकि जो क्वांटिटी मिलेगी वो स्केलर मिलेगी। क्यों मिलेगी वो समझ लीजिए। इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर मिलेगा या वेक्टर मिलेगा सर? दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर होता है। ये क्या है सर? ये भी वेक्टर है। और इन दोनों के बीच में क्या किया है सर? इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट किया। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा सर? दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो स्केलर क्वांटिटी मिल जाएगी। इसीलिए ओके, ध्यान में रखिएगा इस पैरेललो पाइप वाला फॉर्मूला, इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस पूछ रखा है रिसेंटली। ओके, नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर। हम प्रोजेक्शन की बात करें, हम दो टाइप की प्रोजेक्शन बताएंगे यहाँ पर। हाउएवर यहाँ पर मैंने एक ही फार्मूला लिख रखा है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एफ अलोंग द वेक्टर ए। वेक्टर डेरिवेटिव का ऑल कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसी के ऊपर डिपेंडेंट। मतलब नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे उसका सारा कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर डिपेंडेंट। सो अगर ये समझ में नहीं आया तो 4 बार पूछना, 10 बार पूछना, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए। लेट्स से कोई वेक्टर है और उसका नाम है f, जो किसी पॉइंट O से स्टार्ट हो रहा है, किसी पॉइंट E तक जा रहा है, इसका नाम मैंने f रख दिया है। यहाँ पर इसी पॉइंट से स्टार्ट होने वाला कोई वेक्टर है और उस वेक्टर का नाम है A। हमने पूछा कि इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे कितना पड़ रहा है, इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस वेक्टर पे कितना पड़ रहा है। तो सर प्रोजेक्शन इट मींस इसका शैडो देख लो कि कहाँ पे पड़ रहा है। तो मैंने यहाँ से लाइन ले लिया, मैंने बोला कि यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा वही प्रोजेक्शन कहलाएगा, यहाँ से यहाँ तक जो मिलेगा वो प्रोजेक्शन कहलाएगा। अच्छा, तो वो प्रोजेक्शन फाइंड आउट कैसे करें? अगर मैं आपको ये वेक्टर दे दिया f, तो क्या आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? यस सर, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। लेट से इसका मैग्नीट्यूड f है, लेट से इसका मैग्नीट्यूड f है। अगर आपको वेक्टर f दिया है, वेक्टर a दिया है, तो क्या आप उसके बीच का एंगल बता सकते हो?
यस सर, लेट से उसका एंगल थीटा है, लेट से एंगल थीटा है, तो इस वाले का कंपोनेंट यहां से यहां तक क्या मैं साइन कॉस का यूज करके ये वैल्यू बता सकता हूँ? यस, सो दिस इज बिकमिंग एफ कॉस थीटा। ये जो बन रहा है यहाँ से यहाँ तक वो क्या बन रहा है? एफ कॉस थीटा बन रहा है। ओके, ये जो प्रोजेक्शन मिला है इसी को हम लोग बोलेंगे वेक्टर एफ का वेक्टर ए के अलोंग प्रोजेक्शन। तो हमें जो ये वैल्यूज मिली है, ये वैल्यूज मिली है एफ कॉस थीटा। अब सर एग्जाम में मैं थीटा निकालूं, अगर मैं थीटा निकालने पे जाऊंगा तो टाइम कंज्यूम होगा। इस टाइम को बचाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को समझिएगा। मैंने आपसे पूछा एफ डॉट ए की वैल्यू कितनी होगी, आप बोलोगे सर एफ का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा, यही तो बन जाएगा एफ डॉट ए। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एफ, हमें चाहिए कॉस थीटा। तो मैं ए से डिवाइड कर लूं, तो मैंने लिखा वेक्टर एफ डॉट वेक्टर ए डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। और ये क्या बचेगा सर? ये एफ कॉस थीटा बचेगा। ये समझ में आना चाहिए पहले, एफ कॉस थीटा की वैल्यू इसके इक्वल होगी। अच्छा ये चीज बताओ कि ये जो क्वांटिटी आपको मिली है या स्केलर है या वेक्टर है? ये स्केलर है या वेक्टर है? जो लास्ट क्वांटिटी मिली एफ कॉस थीटा वो स्केलर है या वेक्टर है? स्केलर है। तो ये जो प्रोजेक्शन मिला है इस प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? इस प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे सर? ये जो प्रोजेक्शन है उस प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? स्केलर प्रोजेक्शन बोलेंगे, है ना? स्केलर प्रोजेक्शन बोलेंगे। ओके, सो ये जो फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज अ स्केलर प्रोजेक्शन। स्केलर प्रोजेक्शन। अब मुझे इसी स्केलर प्रोजेक्शन को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, वेक्टर प्रोजेक्शन में कन्वर्ट करना है। तो वेक्टर प्रोजेक्शन में कैसे कन्वर्ट करें? तो सर किसी भी वेक्टर को प्रोजेक्शन का मतलब, अरे रोमना ये एक्सप्लेन तो किया ना प्रोजेक्शन। ये कोई लाइन है, इसका प्रोजेक्शन चाहिए मुझे इस लाइन पे, मतलब इसको नीचे डालकर देखो ये कितना लेंथ कवर कर रहा है, कहां तक प्रोजेक्ट कर रहा है, कहां तक प्रोजेक्ट करेगा? ये लेंथ प्रोजेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। सिंपल। कंपोनेंट नहीं निकालते थे हम लोग, एफ कॉस थीटा एफ साइन थीटा। ये अगर लेट से एफ फोर्स है तो यहाँ पर क्या निकलता है? एफ कॉस थीटा लिखते हैं ना, यहाँ पे एफ साइन थीटा लिखते हैं ना। तो ये जो वैल्यूज मुझे मिल रही है वो इस डायरेक्शन में मिल रही है ना, इसलिए इसको हम बोलते हैं कि इस डायरेक्शन में प्रोजेक्शन मिल रहा है। तो प्रोजेक्शन का एग्जैक्ट हिंदी पूछोगे ना तो मुझे नहीं पता है एग्जैक्ट हिंदी क्या होता है, इसलिए मैं वो हिंदी वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पे। वेक्टर को भी कुछ अलग अलग नाम से बोलते हैं, आप हिंदी में क्या बोलते हो मुझे नहीं पता। वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हो वैसे? वेक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सदिश। अच्छा, याद आया सदिश। हाँ? और सदिश मतलब जिसमें दिशा हो, और अदिश, स्केलर को अदिश, स्केलर को अदिश बोलते हैं क्या? प्रतिबिंब। ओके, प्रतिबिंब बताया, चंद्र ने बताया कि सर प्रोजेक्शन को प्रतिबिंब बोलते हैं। शैडो, शैडो वर्ड मैंने यूज किया तो इसे प्रतिबिंब। तो इसका आपको प्रतिबिंब देखना है, इसमें आपको इसके शैडो देखना है, तो आपको ऐसा शैडो दिखेगा, इस लेंथ में शैडो दिखेगा। अब मैंने बोला कि सर यहाँ पे एफ कॉस थीटा तो मिल गया प्रोजेक्शन, इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन कहाँ है? इस प्रोजेक्शन का डायरेक्शन किस वेक्टर के डायरेक्शन? ये जो वेक्टर मिला है उसका डायरेक्शन किसके डायरेक्शन? क्या मैं बोल दूं कि सर वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही है, वेक्टर ए के डायरेक्शन में है? तो सर मैग्नीट्यूड तो वही है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इसको उसका डायरेक्शन देना है, तो वो वेक्टर प्रोजेक्शन बना देगा। डायरेक्शन कहां से लिखेंगे सर? डायरेक्शन वेक्टर ए का देंगे, लेकिन ए का डायरेक्शन कैसा? सर अगर ए के मैग्नीट्यूड को भी मैंने कंसीडर कर लिया तो सर इसका मैग्नीट्यूड इफेक्ट कर जाएगा, वो प्रोजेक्शन इसकी साइज से बाहर चला जाएगा या कम हो जाएगा। मुझे मैग्नीट्यूड इतना ही चाहिए, सिर्फ मुझे डायरेक्शन बता दो। तो डायरेक्शन किससे देंगे? ए कैप से देंगे। और ए कैप कैसे लिखेंगे सर? ए कैप बनेगा वेक्टर ए अपॉन
मॉड ऑफ वेक्टर ए, मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये डायरेक्शन दे देगा। ओके, तो ऑलवेज ध्यान में रखिएगा वेक्टर प्रोजेक्शन के लिए स्केलर प्रोजेक्शन, जो स्केलर क्वांटिटी है उसमें वेक्टर ए का डायरेक्शन दे देने से वेक्टर प्रोजेक्शन मिल जाए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? या थोड़ा सा मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से रिलेट कर रहा हूँ, उन चीजों को थोड़ा सा देख लेना। खासतौर पे ये टॉपिक बार्क और इसरो के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसको कंसीडर किया है। लेट से कोई वेक्टर है ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, तो मैंने आपसे पूछा आई डेट इज एक्स के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, जे के डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ, जेड डायरेक्शन के डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। तो आप बोलोगे सर वो चेंजिंग ए बी सी का है, मतलब कंपोनेंट क्या है, आई के साथ क्या मल्टीपल में, जे के साथ क्या मल्टीपल में, के साथ क्या मल्टीपल, सर वो ए बी सी है। उस चीज को हम लोग बोला करेंगे डायरेक्शन रेशियो। वो डायरेक्शन में कितने कितने चेंजिंग हुई है वो रेशियो डायरेक्शन रेशियो कहलाएगा। अब कोई वेक्टर मैंने दे दिया 2i माइनस 3j प्लस 5k, मैंने आपसे पूछ दिया इस वेक्टर ए का डायरेक्शन रेशियो कितना है, व्हाट इज डायरेक्शन रेशियो, बोलिए फास्ट। डायरेक्शन रेशियो सर 2 माइनस 3 5 इज द डायरेक्शन रेशियो। अब दूसरी वर्ड आती है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन, दूसरी वर्ड आती है यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन। ओके, डायरेक्शन कोसाइन को हम लोग डिनोट करते हैं एल एम एन से, लेकिन सर डिनोट करने से काम नहीं चलेगा ना, हमें समझना पड़ेगा ये एल एम एन क्या है। तो देखो यहाँ पर मैंने कोई वेक्टर, लेट से मैंने वेक्टर ए ले लिया और इस वेक्टर को मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ ए बी सी, ए बी सी वेक्टर ले लिया, ये एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का अगर मैं प्रोजेक्शन के तरीके से लूं तो यहां से यहां का डिस्टेंस कितना होगा, बोलिए। एक्स ले लें क्योंकि सॉरी ए ले लें क्योंकि यहाँ का एक्स कंपोनेंट क्या है, ए है। उसी तरीके से यहां तक का डिस्टेंस वाई में कितनी चेंजिंग होगी, मैं बी बोल दूं, बी बोल दूं। उसी तरीके से जेड एक्सिस पे अगर मैं सोचूंगा तो जेड एक्सिस पे इस सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, सी हो जाएगा। देखते जाओ, ये ए ये बी और ये सी, तभी तो ये वाला पॉइंट मिला है, तभी तो ये वाला पॉइंट मिला है। क्लियर होना चाहिए सबको, है ना? ओके, ये चीजें आ गई। अब देखो कि हमें क्या करना है ना, उससे जो लाइन कनेक्टिंग बन रही है, उससे जो लाइन कनेक्टिंग बन रही है, उस लाइन कनेक्टिंग का, उस लाइन कनेक्टिंग का अगर मैं प्रोजेक्शन ले लूं, प्रोजेक्शन ले लूं तो सर वो एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन डिफरेंट आएगा, वाई जेड प्लेन में डिफरेंट प्रोजेक्शन आएगा एंड जेड एक्स प्लेन में डिफरेंट प्रोजेक्शन। तो सेम चीज अगर मैं एक्स एक्सिस से प्रोजेक्शन डिफरेंट है, इट मींस एंगल डिफरेंट बनाएगा। अब ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ये वाई एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है एंड ये जेड एक्सिस से भी कुछ एंगल बना रहा है। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाया उसको नाम मैंने रखा अल्फा, वाई एक्सिस से जो बना रहा है उसका नाम रखा बीटा और जेड एक्सिस से जो बना रहा है उसका नाम रखा गामा। अब कॉस अल्फा क्या बनेगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये वाली डिस्टेंस कितनी है, एक्स, ये वाली कितनी है सर, ये वाली आर है, ये वाले स्क्वायर रूट के टर्म्स में। तो जब मैं कॉस अल्फा पढ़ूंगा तो ये जो कॉस अल्फा बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स अपॉन दिस वाला लेंथ बन जाएगा, ए अपॉन दिस वाला लेंथ बन जाएगा। तो कॉस अल्फा की वैल्यू एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड देगा, एक्स कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से कॉस बीटा की वैल्यू वाई कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड एंड कॉस गामा की वैल्यू जेड कंपोनेंट अपॉन मैग्नीट्यूड। अब इसको देखकर दो क्वेश्चंस मेरे मन में आ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, इसकी वैल्यू कितनी होगी। वन हो जाएगा, क्यों सर, देखो इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो और ऐड करो, ये वन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछता है कभी कभी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा,
इसकी वैल्यू कितनी होगी, जरा इसकी वैल्यू बताना। ये सब पूछे हुए क्वेश्चंस है इस रो बाकी सबके एग्जाम में। इसकी वैल्यू 2 होगी। कैसे सर? मैं इसको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा को ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, उसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एंड उसी तरीके से 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। इसकी वैल्यू 1 होगी। तो इस 1 को इधर से कैंसिल आउट कर लो एंड बाकी साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा को राइट हैंड साइड में। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्लियर? ये हो गया। तीसरी वैल्यूज हमसे पूछी जाती है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस 2 गामा, cos 2 गामा। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू बताइए। कैसे कैलकुलेट करना है वो आप सोचो। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर रखा है। हमने कुछ ऐसा फार्मूला पढ़ा था, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसा फार्मूला पढ़ा था। तो मैं इसको कुछ ऐसा लिख लूं, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1, ऐसा लिख लें। तो सर 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं। तो 2 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? तो 2 कॉमन लेने के बाद बनेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा माइनस माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, सर ये माइनस 3 बन गया। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यूज 1 है, तो ये 2 बन गए और माइनस 3 हो गए। 2 माइनस 3 कितने हो जाएंगे? माइनस 1। ये जो वैल्यूज निकल कर आएगी माइनस 1 निकल कर आएगी, ये वैल्यूज माइनस 1 आ गई। तो ध्यान में रखिएगा cos 2 अल्फा, cos 2 बीटा, cos 2 गामा की वैल्यूज माइनस 1 आ गई। ना अब ये बात आती है वेक्टर डिफरेंशिएशन की। वेक्टर डिफरेंशिएशन ये चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको क्या करना है वो देखो। मैं आज आपको एक सीट अभी थोड़ी देर में भेजने वाला हूँ, ठीक है? इसमें इस टॉपिक से जो अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसी से 1994 से स्टार्ट होकर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कब तक के क्वेश्चंस हैं इसमें इंक्लूडेड इस पीडीएफ में? 2018 तक के क्वेश्चंस हैं। आज तक जितने भी किसी भी ब्रांच में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब के सब इसमें है। ओके, ये सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, ट्राई करने हैं कि क्या होता है, कैसे होगा। जो क्वेश्चन नहीं होगा वो हम डिस्कस कर रहे होंगे क्लास में। कोशिश कीजिएगा उन सारे क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट करें एंड सॉल्व करें। होगा? टेस्ट पेपर, अच्छा अलजेब्रा वाला टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं हुआ क्या? वो क्वेश्चंस अलजेब्रा वाला टेस्ट पेपर सॉल्व नहीं हुआ क्या? हो गया। डिस्कस करना है, अलजेब्रा वाला पेपर डिस्कस करना है। अगर करना है तो फिर कल कर लेते हैं, उसको पेंडिंग नहीं डालेंगे। फिर डिस्कस करना है तो कल कर लेंगे फिर। ओके, एक बार फास्ट फास्ट डिस्कस कर लेंगे तो ठीक है। कल हम लोग लीनियर अलजेब्रा के पेपर का डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और इसके क्वेश्चंस आप सॉल्व करना। ऐसे ही आपको मैं हर एक चैप्टर्स में वेक्टर के हर एक टॉपिक्स पे देते चला जाऊंगा। पिछले चैप्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस की अलजेब्रा में तो मैंने दे दिया ना, लीनियर अलजेब्रा में तो मैंने आपको दिया है। वैसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो मैं दूंगा, अभी थोड़ा पेशेंस बनाकर रखो, ठीक है? अभी जल्दी जल्दी में मैं अगर आपको क्वेश्चन देने पर आ गया ना तो फिर क्या होगा कि आप लोग आगे के टॉपिक को ढंग से कवर नहीं करोगे, उनको ही सॉल्व करते रह जाओगे। अगर आपके पास टाइम है तो मैं दे देता हूँ। मैंने जो पीडीएफ डाला था, कुछ टॉपिक के पीडीएफ डाले, उसी में से किसी ने मुझसे कुछ पूछा ही नहीं क्या क्वेश्चन है, नहीं क्वेश्चन है, तो इंटरेस्ट क्या दिखाऊं कि मैं क्वेश्चन आपको दूं? कोई एक भी क्वेश्चन नहीं पूछता ग्रुप में, क्या क्वेश्चन मैं दूं आप लोग को? इसी में देखो ना, ये जो टेस्ट सीरीज दे रखा है, कितने लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं वो मुझे पता चल रहा है। वो गूगल फॉर्म में अगर कोई भी सबमिट करेगा तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है गूगल फॉर्म का, कितने लोगों ने सबमिट किया है। अब कोई भी सबमिट नहीं किया उसमें, मुझे क्या लगेगा कि किसी ने सॉल्व नहीं किया क्वेश्चन। ठीक है, सॉल्व कीजिए क्वेश्चंस, मेरे पास है। हाँ, सिविल सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ता है, तो पढ़ना तो है मेरे भाई,
कब तक ये चीज बना कर रखोगे कि मैथ में मुझे 7 to 8 मार्क्स ही आते हैं? कब तक ये चीज करोगे? अगर पूरा लाना है तो प्रैक्टिस इस पे भी तो करना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, धीरे धीरे होगा। सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, आपको समझना है। देखो जैसे ये इसी का क्वेश्चन, मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट तो करा दी, लेकिन सर इसके बीच का एंगल पूछा, अब इसके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? ऐसा क्वेश्चन आपने नहीं कराया। तो जब आप इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे, अटेम्प्ट करने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे करना है, ये भी नहीं समझ में आ रहा कि ये वेक्टर का क्वेश्चन कैसे हुआ, ये वेक्टर का क्वेश्चन कैसे हुआ, सर ये रिलेशन दिए हुए हैं, मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि ये और ये क्या है? देखो कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन, जब तक आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर नहीं होगा। डायरेक्शन को साइन देखो पूछा है ना गेट में, और अगर मैकेनिकल या सिविल में पूछ दिया और वर्ड ही नहीं पता उसे डायरेक्शन का साइन क्या होता, फंस जाएंगे। वही चीजें हैं, आपको ध्यान में रखना है। पेपर पूरा सॉल्व करोगे तब गेट में कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाओगे। अगर आप 2-4 क्वेश्चन करके कि मैं सिविल वाला क्वेश्चन, मैकेनिकल वाला क्वेश्चन करके मैं छोड़ दूं, फिर एग्जाम में नया क्वेश्चन दिखेगा, फिर आप परेशान हो जाओगे कि क्या पूछ रहा है ये, मुझे नहीं पता। ठीक है, सो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। एक दिन वेक्टर डिफरेंशिएशन में लगेगा, एक दिन मैक्सिमम वेक्टर इंटीग्रेशन में लगेगा, 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। इसलिए खास तौर पे इस पे टाइम देकर क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे फिर बाद में फिर मुश्किल होगी। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।